शेंगकुन की स्मृतियों में एक भयानक दृश्य उभर आया। गिरी हुई इमारतें, निर्दयी और क्रूर राक्षसों के बीच विस्फोट। दरार से नुकीले दांतों वाला राक्षस धीरे धीरे निकल रहा था। 1 साल पहले मैं इंसान था, अब व्यस्त सड़कों पर खून के प्यासे राक्षसों का कब्जा था। शांगकुन के आदेश पर वे खंडहर इमारतों में घूमते रहे। अब वह राक्षसों का स्वामी था। शेंगकुन ने भयानक राक्षसी रूप ले लिया, गरजते और तेज दांत दिखाते हुए। 10 साल पहले कुछ लोगों में राक्षस जिन जागा। उसने इशारा किया और पीछे के राक्षस तीरों की तरह दौड़ पड़े। भूख से पागल होकर वे आखिरी इंसानों की ओर बढ़े। जैसे ही राक्षस जीन जागता, इंसान राक्षस बन जाता। तभी नायांग अचानक आ गया। उसने बड़ी चट्टानों से राक्षसों का रास्ता रोक दिया। इससे मुख्य राक्षस वहीं मारे गए। उनके मन पर एक अंतहीन कामुक इच्छा और भीतर से भयानक चेतना का नियंत्रण होता। लेकिन ये अजेय पत्थर शेंगकुन के पंच से तुरंत छेद गए, जिससे बड़ा छेद बन गया और मैं भी राक्षस बन गया। वह खंडहरों में शान से चलता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, दुनिया के विनाश में मददगार। किंगकुन के कार्यों ने बचे हुए लोगों को डरा दिया। वे स्तब्ध खड़े रहे, कुछ घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि राक्षस बन चुका व्यक्ति में मानवता हो सकती है। अचानक हवा में बिजली की चमक दिखी और शेंगकुन के पास आ गिरी। यह देखकर वह रुक गया। बिजली का स्रोत कु था। वह लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई। उसने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। यह सुनते ही लोग भाग गए और मोजियू अकेली शिंगके का सामना करने लगी। उस पल में वह बहुत छोटी दिख रही थी। गू के शरीर से उच्च वोल्टेज की धारा निकल रही थी। उसने हल्की भौहें चढ़ाई, आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, किंगकुन, राक्षस को तुम्हारी चेतना पर कब्जा मत करने दो। अचानक उसने शिंगकुन पर निशाना साधा और हमला किया। उसकी विद्युत धारा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी चमक से सब धुंधला गया। जागो। हमला शिंगकुन पर असर नहीं कर पाया, लेकिन उसके प्रतिरोध से वह नाराज हो गया। अचानक शिंगकुन के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने गू को देखा। यह देख गू यूं भी चौंक गई। उसने बड़ी आंखों से किंगकुन को देखा। उसकी आवाज धीमी और हिचकिचाती थी। जब उसने कहा तो किंगकुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। राक्षसों का कोई कारण नहीं होता, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? उसकी बातों ने शिंगकुन को चुप करा दिया। वह अपने हाथों को ध्यान से देख रहा था, विचारों में खोया हुआ। एक मूर्ख लड़की, चाहे मैं कोई भी था या जो भी बन गया, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। पलक झपकते ही शिंगकुन ने अपनी बड़ी मुट्ठी उठाई। उसके नुकीले दांत और डरावना चेहरा फिर से दिखा। उसने निराशा में दहाड़ लगाई और सीधे खड़े गू को मुक्का मारा। फिर भी वह शांत रही। जैसे ही हवा ने उसके बाल उड़ाए। जब मैं राक्षस बन गया, उसने हार नहीं मानी, मुझे जगाने की कोशिश करती रही। लेकिन जल्दी ही उसने नंगे हाथों से मुक्का रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी होंठों पर विजयी मुस्कान थी। आवाज संतोष से भरी थी। यह अच्छा है। लेकिन शिंगकुन नहीं मानते थे। जैसे ही गू वहां खड़ा था, खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, तुम लौट आए। शिंगकुन स्थिर रहे। आसपास के राक्षस विशाल पत्थर की दीवार तोड़ चुके थे और लालची भावनाओं से गू की ओर दौड़ रहे थे। इस क्षण किंगकुन भीतर चिल्ला रहा था। वह अपनी सीमा पर था। अचानक सभी राक्षस चिल्लाने लगे। उसी समय किंगकुन ने सिर पकड़ लिया और दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। यह देखकर गू डर गई, लेकिन उसे दिलासा देती रही। शिंगकुन, हिम्मत रखो। अचानक उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने भीतर ही चिल्लाया, मैं राक्षस बन गया हूं। मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा। अचानक गू के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने किंगकुन की ओर दयनीय नजरों से देखा और धीरे से पुकारा, किंगकुन। गू कुछ कहने ही वाली थी कि शिंगकुन ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। शिंगकुन ने गू को शत्रुतापूर्ण चमकती आंखों से देखा। उसके गले से तीखी कर्कश आवाज निकली। शिंगकुन सीधे आगे बढ़ा, पीछे विनाश का रास्ता छोड़ते हुए। सब कुछ मलबे में बदल गया। एक पल में उसके भीतर का राक्षस जीन उसके शरीर पर हावी हो गया, उसे अपने हाथों से जान लेने को प्रेरित कर रहा था। शिंगकुन ने गू को तुरंत पकड़ लिया। उसने अपने बड़े हाथ से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अचानक गू ने धीरे से बोलना शुरू किया, मत करो। उसने किंगकुन की ओर उम्मीद से देखा, प्रार्थना की कि वह राक्षस को हरा सके, अपनी मानव यादें वापस पा सके और उसके नियंत्रण से मुक्त हो सके। शिंगकुन की काली पुतलियों में गू की छवि दिखने लगी। वह बहुत थकी थी, सिर उठाना मुश्किल था। उसके अंदर का मानव जीन शरीर पर नियंत्रण के लिए जूझ रहा था। यह संभव नहीं। एक पल में शिंगकुन की पुतलियां सामान्य हो गईं। उसने सामने खड़ी लड़की को चौड़ी आंखों से देखा। आवाज भारी थी, गू। शिंगकुन वहीं खड़ा था, जड़वत। उसने चारों ओर देखा। आवाज लड़खड़ाई, गू। उसने उसे धीरे से नीचे रखा। एक पल में शिंगकुन के आसपास के भूखे राक्षस गू पर झपट पड़े। वे अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उसकी ओर बढ़े। तभी मैं सच में जाग गया। यह देखकर किंगकुन गुस्से में आ गया। वह गरजा, तुम सब खत्म हो जाओ। हाथ के एक झटके से उसने कई राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों के अवशेष हवा में उड़ गए। उसी समय किंगकुन की हरकतों ने पास के उच्च स्तर के राक्षसों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे वे हैरानी से उसे देखने लगे। एक पल में वे सब किंगकुन पर हमला करने दौड़े, उसे खत्म करने का इरादा रखते हुए। लेकिन उसने उनके कदमों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। धिक्कार है इन राक्षसों को, तुम दानव हो, दुनिया को नष्ट कर रहे हो, तुम सब मरने के लायक हो। हालांकि उसे हमले का आभास था, शिंगकुन जवाबी हमला नहीं कर पाया। उसका शरीर तेज रोशनी छोड़ने लगा। उसके आत्मविनाश ने उच्च स्तर के राक्षसों को चौंका दिया। वे वहां खड़े होकर उसकी हर हरकत देख रहे थे। मैं हार नहीं मानूंगा। शिंगकुन की दृष्टि धुंधली होने लगी।
उसकी दृष्टि में सिर्फ वे राक्षस बचे थे जिनके कई टेंटिकल्स थे और वे चमकती आंखों से उसे घूर रहे थे। काश मैं। फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया। काश मैं पहले जागा होता। जब किंग कुन ने फिर से आंखें खोलीं तो वह मानव रूप में लौट आया था। हाथ में इत्र की बोतल थी। वह अचानक घबराकर चिल्लाया, कू। तभी उसे कुछ अजीब लगा। क्या राक्षसों ने मुझे टुकड़े टुकड़े नहीं किया था? चिंग कुन ने मुश्किल से आईने में अपनी परछाई देखी। उसने हल्के से खांसी। इत्र। शांगकुन की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। ये मैं हूं। उसने तुरंत इत्र की बोतल रख दी और शॉपिंग बैग देखने चला गया। शॉपिंग बैग में रसीद पर तारीख साफ दिखी, 15 जून 2025। शांगकुन पूरी तरह चकित रह गए। वह बड़ी आंखों से घूरने लगे। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद का छठा दिन था। जीन परीक्षण से एक दिन पहले उसे लगा कि वह जीन परीक्षण के दिन पर लौट आया है। वह सोचने लगा कि पिछली जिंदगी में इस दिन क्या हुआ था। कल उसे पता चलेगा कि उसके पास राक्षस जीन है। फिर उसे एक ट्रैकर लगाया जाएगा जिससे वह घृणित, भयभीत और बहिष्कृत पूर्व म्यूटेंट बन जाएगा। वह इधर उधर देख रहा था जब अचानक बाथरूम से लड़की की आवाज आई। मैंने सुना कि आप मुझे होटल में सिर्फ दूसरी महिला का नाम चिल्लाने के लिए लाए हैं। शेंगकुन का ध्यान खींचा। सोचने लगा कि मुझे फिर से जीने का अवसर मिला है। अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करते हुए शेंगकुन ने शर्मिंदगी से माना, खैर मैं भी सही नहीं था। दरवाजे पर दस्तक से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी फोन बजा। बज बज। उसने फटाफट फोन देखा। इस जीवन में स्क्रीन पर गू का संदेश था। शिंकुन, तुम गए? तुम बैकअप 1 2 3 4 5 और 6 हो सब? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहनों ने 18वीं बर्थडे पर होटल ले जाया है ना? खैर सोचो क्या, हम अभी आपके दरवाजे पर हैं, है ना? इसे देखकर शिंकुन को जवाब मालूम था। परिचित पृष्ठभूमि और इमोजी। वह अपने पिछले जीवन में गू की कमजोर उपस्थिति को याद करता रहा। इससे उसके भीतर दृढ़ संकल्प जागा। अच्छा है गू, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक पल में उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने मौन प्रतिज्ञा की। मेरे पास राक्षस जीन होना तय है। इस जीवन में मैं इसे नियंत्रित करूंगा। पिछले जीवन की क्रूर घटनाएं फिर से उसके दिमाग में आईं। इससे उसे राक्षसों की भीड़ से घृणा हो गई। उसे तैयार रहना था जब राक्षस जीन जागेगा। मेरे पास 1 साल है। मैं उन राक्षसों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे नियंत्रित किया और दुनिया को नष्ट करना चाहा। मैंने पहले ही सब कुछ योजना बना लिया है। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी बाईं बांह पर नीली नसें उभर आईं। ये देखकर चिंकुन चौंक गया। हा। अचानक उसके बाएं हाथ की नसें उभर आईं और नाखून लंबे नुकीले हो गए। नीले निशान चेहरे पर फैलने लगे जिससे वह घबराकर चिल्लाया। यह उत्परिवर्तन है, उसने सोचा। मुझे 1 साल तक उत्परिवर्तित नहीं होना था, लेकिन जल्दी ही समस्या की जड़ समझ ली। नहीं, जब भावनाएं सीमाएं तोड़ती हैं तब उत्परिवर्तन शुरू होता है। जैसे ही मैं पुनर्जन्म हुआ, मेरी भावनाएं सीमाएं तोड़ने लगीं। तभी कोई बाथरूम से बाहर आया और धीरे से कहा, आवाज में थोड़ी निकटता थी, छोटे भाई शिंकुन, क्या हुआ? उसी समय शिंकुन का आधा शरीर अब मानव नहीं था। यह काला हो गया था, दांत तेज हो गए थे और आंखें खाली थीं। योजना बस थोड़ी आगे बढ़ गई है, बस इतना ही। जैसे ही सुनहरे बालों वाली लड़की बाथरूम से बाहर आई, शेनकुन ने उसकी तरफ देखा नहीं। पीठ उसकी ओर किए वह अगली चाल की योजना बना रहा था। जागृत राक्षस जीन को फिर से सुलाना मुश्किल है। जब तक सुनहरे बालों वाली लड़की उसके पास आई, वह लगभग अपने मानव रूप में लौट चुका था। लेकिन मैं इसे इतना छुपा सकता हूं कि किसी को पता न चले। मुझे इसे भूखा होने से पहले खिलाना है। उसने बिस्तर पर रखी जैकेट की ओर हाथ बढ़ाया। मेरे पास इन रोमांटिक कर्जों को चुकाने का थोड़ा समय है। शेंगकुन ने लड़की की ओर मुड़कर देखा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हाँ, आप सब मेरी विश्वास पात्र हैं। सही है, मैं एक निकम्मा हूं जो आप लोगों के लायक नहीं हूं। उसके शब्दों ने सुनहरी बालों वाली लड़की को चौंका दिया। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहता था। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। यहीं खत्म करें। बाहर 6 लड़कियां इंतजार कर रही थीं। अचानक गुलाबी बालों वाली लड़की बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन 8 पैक एप्स को देखो। हमने तुम्हारे 18 साल का इंतजार किया। अब इसे कैसे खत्म करें? तुरंत 7 लड़कियों ने शिंकुन को घेर लिया। वे उसे कसकर पकड़कर खड़ी रहीं, जिससे वह वहीं खड़ा हो गया और शर्मा गया। समझ नहीं पा रहा था कैसे प्रतिक्रिया दे। हर एक ने कुछ कहा और जगह तुरंत शोर से भर गई। चलो पहले से आजमाते हैं। बड़ी बहन तुम्हें जरूर जीत लेगी। सबको ईमानदारी से मुकाबला करना होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पास कितना जंगली आकर्षण है। मुझे तुम्हें एक रात चाहिए। इस दृश्य ने शिंकुन को अंदर ही अंदर गाली देने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है। मेरे पिछले जीवन में मेरा स्वाद वही था। मैंने कुछ दयालु बहनों का समूह पाया, लेकिन पलक झपकते ही शिंकुन ने चमत्कारिक रूप से उन 7 महिलाओं से खुद को मुक्त कर लिया जो उसे चाहती थीं। उसने पूरी ताकत पैरों में डाली। दौड़ते हुए चिल्लाया, मैं राक्षस जिन का वाहक हूं। मैं तुम सबको कभी हरा सकता हूं। मेरा मन पक्का है। चलो अलग हो जाते हैं। उसके मना करने पर भी लड़कियां वहीं खड़ी रहीं, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए। उन्होंने उलझन में कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा तो अभी परीक्षण भी नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया तो भी मुझे परवाह नहीं। किंगकुन ने उनकी परवाह नहीं की और होटल की लॉबी की ओर दौड़ा। उसने खुद से कहा, एक महिला के शब्द भूतों को धोखा देते हैं। तब गू पहले से ही वहां खड़ी थी, इंतजार में। पिछले जीवन में जब उन्हें पता चला कि मेरे पास राक्षस जीन है, सब जल्दी भाग गए। गू एक छोटा डिब्बा पकड़ी थी, कोमल नजरों से देख रही थी। इस जीवन में भी वह मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही गू ने बात की, शिंकुन का चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द थे। उसे चिढ़ा रहे हो? तुम्हारी 7 बहनें पहले ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर चुकी हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ यूनान ब्याव खरीदे हैं। देखें कि क्या यह तुम्हारी भटकती नजर को ठीक कर सकता है। अचानक शिंकुन ने जीयू के गाल छू लिए। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें व्यर्थ इंतजार नहीं कराऊंगा और कोई पछतावा नहीं होने दूंगा। इस इशारे से वह शर्मा गई, गाल लाल हो गए। उसकी आवाज में आश्चर्य था। तुम क्या कर रहे हो? आज इतने अजीब क्यों हो? इतने छेड़खानी क्यों कर रहे हो? शिंकुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चेहरा पास लाया। गू भ्रमित हुई। वह चेतावनी देती रही, अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? अचानक उसका दिल जोर से धड़का। शिंकुन को याद आया,
अरे नहीं, राक्षस जिन भूखा था, उसने गू की ओर झपट्टा मारा। उसका बायां हिस्सा मानव नहीं रहा। आंखें खाली, दांत नुकीले, त्वचा काली और उभरी नसों से ढकी थीं। उसकी अजीब हालत देखकर गू ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? इस समय किंकुन ने उसे शांत करने के लिए बहाना किया। भूख लगी है, उसने खुद को दिलासा दिया। पहले इसे शांत करना है। यह कहकर किंकुन तेजी से भागा और गू हैरान रह गई। उसने कहा, घर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं खाना खाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। गू उसकी प्रतिक्रिया से हैरान थी और संदेह से पूछा, ईटन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? शेंगकुन पास की दुकान की ओर दौड़ा। वह कुछ खास खोजने के लिए इधर उधर देख रहा था। इस बीच वह मन में चीजों को सुलझा रहा था। सांख्यिकी के अनुसार लगभग 5% जनसंख्या में राक्षस जीन है, फिर भी समाज में अराजकता नहीं फैली। शिंगकुन ने जल्दी से लाल चोगा चुना और भीड़ में चुपके से चलने लगे। केवल वे लोग जिनके पास राक्षस जीन है संक्रमित होकर राक्षस बन सकते हैं। हर कोई कहता है कि जब तक राक्षस बनने वालों को समय पर नियंत्रित या मार दिया जाता है, समाज स्थिर रहेगा। नैतिक प्रतिबंधों के बिना ज्यादातर साधारण लोग सिर्फ हर राक्षस जीन के वाहक को मारना चाहते हैं। चोगे की टोपी ने किंगकुन की खूनी आंखें छुपा रखी थीं। उसकी गहरी आवाज गूंजी, मैं सूंघ सकता हूं, बहुत खाने की खुशबू। शांगकुन जल्दी से मॉल के सामने गया। वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने सभी को डरा दिया, लेकिन शांगकुन शांत रहे। उन्होंने स्थिति का शांति से मूल्यांकन किया। यह वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मॉल के सिनेमा हॉल में एक उत्परिवर्तन हुआ। घबराई भीड़ मॉल से बाहर निकल रही थी। उनके पीछे आग के समुद्र में कई राक्षस खड़े थे। निराशाजनक आवाजें मदद के लिए पुकारने लगीं। अचानक एक आदमी चिंगकुन की ओर दौड़ा। वह एक भयंकर राक्षस से भाग रहा था। उसकी आवाज में बेबसी थी। मुझे मत खाओ। उसने किंगकुन को नफरत भरी नजरों से देखा। यह आदमी क्या कर रहा है? यहाँ मूर्ख की तरह खड़ा है। किंगकुन के पास से दौड़ते हुए भी उसने उसकी तरफ देखा। उसने पूरी ताकत से किंगकुन को राक्षस की ओर धकेल दिया। तुम मेरी जगह मर सकते हो। आदमी की अचानक हरकत के बावजूद किंगकुन शांत था। उसने राक्षस की ओर देखा जो उसे अनदेखा कर रहा था और सोचा, भोजन। इस बीच वह आदमी खुद से खुश था। वह सोच रहा था कि वह बच गया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके कार्यों के नतीजे क्या होंगे। शिंगकुन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये मेरे पास से निकल गया। ऐसा लगता है कि वे मुझे अपना मान चुके हैं। कितना शर्मनाक। क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से खा सकता हूं? आदमी ने जल्दी ही राक्षस का अजीब व्यवहार देखा। जब तक उसे समझ आया तब तक देर हो चुकी थी। उसका चेहरा डर और पसीने से पीला हो गया। पसीना बहने लगा। उसने चिल्लाया, कैसे हो सकता है? कई राक्षस शांगकुन को घेरे हुए थे, पर कोई उसे छू नहीं रहा था। यह देख सब हैरान थे। उन्होंने चिल्लाया, राक्षस उसे क्यों नहीं खा रहे? ये कैसे हो सकता है? इस बीच शेंगकुन शांति से स्थिति देख रहे थे। हाँ, सही कहा, इंसान राक्षसों से डरते हैं एक वजह से। अचानक पीछे जोर का धमाका हुआ। राक्षसों के सामने बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी हो गई, जिससे उनका बढ़ना रुक गया। मानव सुपरह्यूमन्स, जो राक्षसों से निपटने के लिए विशेष विभाग बन गए हैं। क्लीन अप ब्यूरो। जब राक्षस उलझन में थे, चिंगकुन मॉल में घुसा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उन्हें यहां से हटा सकता है। इस समय कुछ लोग इंसानों को बचाने आ चुके थे, यह मानते हुए कि राक्षसों को रोकना प्राथमिकता थी। पत्थर की दीवार। मियांग दीवार को नियंत्रित करते हुए बगल के व्यक्ति से चिंतित होकर पूछा, क्या सबको मॉल से बाहर निकाल लिया गया है? फौरन जवाब मिला, नहीं, लिंशी अभी अंदर है। इस घटना से स्तर 2 का राक्षस बनेगा, लेकिन लिंशी प्रतिभाशाली है, वह ठीक रहेगा। शॉपिंग मॉल के अंदर विस्फोटों ने दीवारों को तोड़ दिया। मलबा हर जगह बिखरा। एक डरावना दृश्य था। मंद रोशनी वाले कमरे में लिंशी एक बच्चे की रक्षा में जुटा था। उसका दायां हाथ चला गया था। वह निराश था। 3 जिंदगियों के लिए एक हाथ, बुरा सौदा। उसके सामने 2 भयानक राक्षस झपट रहे थे। उनकी दहाड़ें दृश्य की दहशत बढ़ा रही थीं। फिर भी लिंशी उन्हें शांतिपूर्वक देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी ठंडी आवाज लोहे जैसी गूंज रही थी। तुरंत जो राक्षस उसे निशाना बना रहे थे वे टुकड़ों में कट गए। फिर भी एक राक्षस अब भी उस पर झपटा। नफरत से भरा, उसने दांत दिखाए, मानो लिंशी को निगल जाना चाहता हो। कितनी अफसोस की बात है। लिंशी ने उसे तिरस्कार से देखा। मैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, कैसे अपना चेहरा दिखा सकता हूं अगर मैं साधारण स्तर के 2 के राक्षस से अपनी बांह खो दूं? उन्होंने धीरे से कहा, लोहे जैसा। लिंशी कुछ कह पाता उससे पहले ही शिंगकुन ने आगे बढ़कर राक्षस के जबड़े पर घूंसा मारा, जिससे वह उड़ गया। यह देख लिंशी चौंक गया। उसने उसे जिज्ञासु आंखों से देखा। यह आदमी कौन है जो मुझसे भी ज्यादा दिखावा कर रहा है? अचानक उसका चेहरा गहरा हो गया। हैरानी छुप नहीं रही थी। यह सिर्फ स्तर 2 का था, फिर भी उसने इसे नंगे हाथों से हरा दिया। जिंगकुन को नंगे हाथों से चींटी जैसे राक्षसों के झुंड को हराते देख लिंशी चौंक गया। वह उसकी तारीफ के बिना नहीं रह सका। यह अद्भुत सुपरह्यूमन कहां से आया? उसकी कौन सी ताकत उसे इतनी शक्ति देती है? अचानक शिंगकुन ने मुड़कर लिंशी को तिरस्कार से देखा। उसने कहा, यहां कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उसकी लापरवाही के विपरीत लिंशी सतर्क था। उसने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बार बार याद दिलाता रहा, लापरवाह मत बनो, स्तर 2 का राक्षस इतनी आसानी से नहीं मरता। अचानक शिंगकुन लिंशी की ओर दौड़ा। लिंशी ने कहा, उन्हें यहां से ले जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पलक झपकते ही शिंगकुन लिंशी के सामने था। उसने उसे एक दोस्ताना भाव से देखा और धीरे से कहा, भाई। लिंशी चौंक गए। उन्होंने बड़ी आंखों से देखा और इससे पहले कि कुछ कर पाते चिंगकुन ने उन पर वार किया। उसका हमला माहौल को हिला गया। फिर भी उसने शालीनता से पूछा, माफ करें, लेकिन बाहरी लोगों के सामने खाना ठीक नहीं। एक पल में लिंशी ठंडी जमीन पर लेटा था। उसकी बाहों में बच्चा भी उस पर गिरा।
जब शिंकुन गिरे लिंची को देख रहा था, तभी पीछे एक राक्षस आया। उसके बड़े शरीर ने उसे लाभ दिया। वह अपनी तेज दांत दिखाकर भावनाएं व्यक्त कर रहा था। एक साधारण निम्न स्तर का जानवर मेरी शिकार चुराने की हिम्मत करता है। शेंगकुन को उसकी उपस्थिति का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह तेजी से मुड़ा, उसका चेहरा गंभीर था और उसका बायां हाथ पहले से ही प्रतिकार के लिए तैयार था। उसने मन में राक्षस को तिरस्कृत किया। तुमने गलती की। पल भर में उसका बायां हाथ बदल गया। यह तेजी से बढ़ा और शक्ति से भर गया। तुम शिकार हो। राक्षस को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। कुछ सेकंड में शांगकुन ने उसे घातक प्रहार किया और उसका शरीर शून्य में विलीन हो गया। यह देखकर वह डर गया, लेकिन शिंगकुन के बाईं हाथ से निकलती नीली लपटों ने जल्दी ही राक्षस को हरा दिया, जिसने उसके हाथ को देखते ही प्रतिरोध छोड़ दिया। प्रभु की ज्वाला, वो तुम्हारे पास कैसे है? राक्षस को पराजित करने के बाद शिंगकुन उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम लग रहा था। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी जब उसने सामने की गंदी चीज का मजाक उड़ाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, शायद यकीन न हो, पर मैं कभी राक्षस प्रभु था। मैं अनुभवी हूं। हार के बावजूद राक्षस पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने मन में गहराई से दहाड़ा, तुम मुझे खाना चाहते हो। हम एक ही प्रकार के हैं। हम दोनों राजा की शक्ति हैं। क्या आप राजा की शक्ति छीनना चाहते हैं? इस जीवन मृत्यु के क्षण में राक्षसों का एक और समूह चिंगकुन की उपस्थिति महसूस कर रहा था। वे तेजी से उसकी ओर दौड़े। उनके चेहरे भूख से भरे और दांत नंगे थे। गद्दार खत्म हो चुके थे। फिर भी उनके आने से चिनशुन की प्रगति नहीं रुकी। वह अब भी अपने भोजन में डूबा था। मन में उत्सुकता गूंज रही थी। जैसे ही वह खाना खा रहा था, उसके पीछे कई टेंटिकल्स वाला राक्षस आया। यह वही था जैसा उसने पिछले जीवन में हराया था। तुम्हारा राजा, वह भयानक आकृति सही है। मैंने तुम्हारे राजा को भी खाने का सोचा है। पलक झपकते ही चेनशुन ने पहला खाना खत्म किया। इस बीच राक्षस अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं था। उसे कोस रहा था, राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मॉल के बाहर का दृश्य अराजक था। अंधेरी रात में विस्फोटों की चमक थी। नी यांग एक भयंकर राक्षस का सामना कर रहे थे जब वह अचानक धीमा हो गया और अब इंसानों के लिए खतरा नहीं लग रहा था। आश्चर्य से एक्सक्लेम्ड किया, ये राक्षस कमजोर हो गए हैं। साधारण हमले से ही उसने मॉल के बाहर के सभी राक्षसों को हरा दिया। इससे नी यंग और सतर्क हो गए जब उन्होंने स्थिति का आकलन किया। तुम सहयोग नहीं कर रहे, पहले की तरह ही खूंखार हो, जो तुम्हें संभालना आसान बनाता है। अचानक एक क्लियरर की चिंतित आवाज गूंजी, उपकप्तान, स्थिति कैसी है? नी यांग ने उसे तुरंत तार्किक जवाब दिया, यहाँ एक उच्च स्तर का राक्षस है। निचले स्तर वाले सहयोग दिखा रहे हैं। नी यांग ने शेष राक्षसों को तेजी से निपटाया, चलते चलते बोलते हुए। अब जब राक्षसों का समन्वय टूट गया है तो इसका मतलब है कि लिनशी ने मॉल के अंदर के टियर 2 राक्षस को मार दिया है। नी यांग के बोलने पर क्लियरर ने बीच में कहा, उन्होंने लिनशी की बहुत तारीफ की। लिनशी अद्भुत हैं, जैसा सोचा था। उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने की प्रतिभा से मुझे जलन होती है। जैसे ही आखिरी राक्षस के अवशेष गायब हुए, वे दोनों फुर्ती से मॉल में घुसे। नी यांग ने याद दिलाया, क्षेत्र साफ है, चलो वहां देखें। दोनों सतर्कता से बढ़े। नी यांग ने चारों ओर नजर रखते हुए पुकारा, लिनशी सुन। नी यांग ने उन्हें बच्चों के समूह संग देखा। वह सोचता रहा कि टियर 2 राक्षस सच में खत्म हो गया था। लिनशी को देखते ही क्लियरर चौंका। 3 बच्चे और ओ तुम्हारा हाथ। हालांकि उसने जल्दी से लिनशी को दिलासा देने के लिए शब्द ढूंढे, भले ही वह खुद इस सच को मान नहीं पा रहा था। आप यहाँ हैं, उदास मत होइए। आपकी क्षमताओं के साथ भले ही एक हाथ हो। अचानक नी यांग ने कहा, तुम्हें मारना फिर भी प्रयास की बर्बादी होगी। लेकिन क्लियरर ने उसे नजरअंदाज किया। वह बोले, आप बस बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन इतने राक्षसों का सामना केवल 3 बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं। उसके थके रूप के विपरीत लिनशी अपनी खोई बांह को मजबूती से पकड़े था। उसका स्वर दर्द से कांप रहा था। मैंने यह नहीं किया। इसने नी यांग और क्लियरर को चौंका दिया। वे एक साथ बोले, हाँ। लिनशी का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने घटना याद की। किसी ने टियर 2 राक्षस को हराया, जिससे उसे गुस्सा आया और उसने मुझे बेहोश कर दिया। अचानक उसकी नजरें असाधारण रूप से बदल गईं। जब मैं जागा तो मेरे मन में चेनशुन के उस राक्षस को हराने का दृश्य उभरा। हर फ्रेम स्पष्ट था। मैंने उसे धुंधले से राक्षस को खाते देखा। उसके बाईं हाथ से नीली लौ निकली और उसके कोट की हुड के नीचे से मैंने उसकी झलक देखी। अगर फिर देखूं तो पहचान लूंगा। अचानक क्लियरर डर से चिल्लाया, चाहे आप उसे पहचाने या नहीं, वह राक्षस खा रहा था। क्या वह भी राक्षस हो सकता है? इसके विपरीत पीछे खड़े नी यांग शांत थे। उन्होंने कहा, राक्षसों के दूसरे राक्षसों को खाने के मामले हुए हैं, पर यह सही नहीं लगता। अगर उस व्यक्ति ने राक्षसों को खा लिया होता तो लिनशी भी खा ली जाती। अचानक उसकी नजर गंभीर हो गई और भौं सिकुड़ गई। टियर 2 राक्षस को हराने की क्षमता रखता है, क्लियरर पर हमला करता है और बचाव मिशन करता है। जैसे ही चेनशुन ने लबादा उतारकर मॉल छोड़ा, नियोंग ने वांटेड नोटिस जारी करने की घोषणा की। चिनशुन भीड़भाड़ वाली सड़क पर शांति से चल रहे थे, जल्दी से भीड़ में खो गए। अभी तक हड्डियों की वृद्धि जैसे धातु प्रकार के सुपर ह्यूमन के रूप में पंजीकृत नहीं है, या शायद एक खास अग्नि प्रकार का सुपर ह्यूमन। इसके अजीब शौक हैं, जैसे असामाजिक व्यक्तित्व, अहंकारी और घमंडी। वह सोचता है कि वह सरकार के रात के नायकों से श्रेष्ठ है। अगर उसे सुधार के लिए नहीं पकड़ा गया तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। अचानक चिन्नशून ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उदास हो गया। लोग कहते हैं कि शुरुआती विकास सरल होता है, पर इतनी जल्दी स्तर 2 के राक्षस में बदलना सच में अप्रत्याशित था। चिनजुन ने सामने ऊंची इमारत की ओर देखा। उसने ध्यान से देखा। अब घर जाने का समय है। अब जब मैं खुश हूं, मेरा घर अभी भी वहां है। अपार्टमेंट बिल्डिंग भी ठीक है। चिनशुन अंधेरी सड़क पर चलते हुए खुश दिख रहे थे।
मेरे पिछले जीवन में बहनों को सांत्वना देने के बाद जब मैं लौटा तो सुबह के 3 बज चुके थे। अपार्टमेंट में अचानक बिजली चली गई। उस जीवन में वही अपार्टमेंट और आसपास की संरचनाएं विद्युत आवेश से घिरी थीं। पूरे क्षेत्र की बिजली गायब थी, जिसे ऊर्जा में बदलकर कईयू ने अवशोषित कर लिया। घर पर उसके अलौकिक जीन जागे, जिससे उसकी शक्तियां अनियंत्रित हो गईं। कैलू फर्श पर बेहोश थी। उसके चारों ओर सब कुछ जल चुका था। इसके बाद बिजली के झटके से पूरा भवन नष्ट हो गया। भवन में मौजूद सभी 136 लोग, जिनमें कईयू के माता पिता भी थे, अपनी जान गंवा बैठे। कईयू को गहरा भावनात्मक आघात और चेहरे पर स्थायी निशान मिला। अचानक चेन शून ने फोन की स्क्रीन देखी। सुबह 11:03 बजे हैं। 3 बजे तक 4 घंटे बाकी हैं। उसने फोन को कसकर पकड़ा। चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। समय सही है। रुको, क्या लाइट 4 घंटे में बंद नहीं होनी चाहिए? कमरे में ऐसा क्यों हो रहा है? कईयू के हाथ पहले से ही बिजली से भरे थे। उसके हर कदम में सावधानी और सोच थी। जैसे ही उसने हाथ फोन के पास लाया, शरीर ने उससे सारी बिजली खींच ली। कईयू का शरीर अकड़ गया। वह कुछ नहीं कर सकी सिवाय खुद को बड़बड़ाते हुए देखने के, मैं हिल नहीं सकती। अगर मैं हिली तो शरीर की बिजली बाहर जाएगी। उसकी हरकतें थकी थीं। हर क्रिया बहुत सावधानी से करनी पड़ती थी। वह जो शब्द चिल्लाना चाहती थी, अब दर्द में फुसफुसाहट बन गए थे। माँ, पापा, लगता है मेरा शरीर जकड़ गया है। हिलना मुश्किल है और आवाज देना कठिन। कईयू ने खुद को गले लगाया और कांपने लगी। अंदर की बिजली बढ़ रही थी। क्या यह शक्तियों पर नियंत्रण खोने की घटना है? बिजली मेरे शरीर में लगातार आ रही है। बढ़ती धारा कईयू के लिए सहन करना कठिन हो रहा था। वह दर्द में फुसफुसा रही थी। नहीं, अंदर आना बंद करो, अंदर आना बंद करो, मैं नियंत्रण खोने वाली हूं। कईयू का शरीर कांप रहा था। आंखें खाली और चेहरे पर पसीना था। अगर मैंने नियंत्रण खो दिया तो माँ पापा को चोट लग सकती है। कैलू बेबस बैठी, कांपते शरीर को गले लगाकर मुश्किल से मदद के लिए हल्की सी पुकार कर सकी। लेकिन अगर मैं नहीं संभाल पाई तो कौन बचाएगा? चेन शून, चेन शून। अचानक कईयू की आंखें चमक गईं जब उसने सामने वाले को देखा। चेन शून कईयू के कमरे की खिड़की पर थे। उन्होंने कहा, कईयू, डरो मत, मैं यहां हूं। उसकी अजीब उपस्थिति से कईयू चौंकी। उसने पूछा, तुम खिड़की पर क्यों? चेन शून ने गंभीर नजर से देखा और धीरे से याद दिलाया, समझाने का वक्त नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। उनकी बात सुनकर कईयू ने जल्दी सहमति दी। ठीक है। पलक झपकते ही चेन शून कईयू के कमरे में पहुंच गया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और गहरी आवाज में कहा, डरी हो तो भी चिल्लाना मत। हम आपके माता पिता को नहीं जगाना चाहते। फिर भी कईयू थोड़ा विरोध कर रही थी। मैं बिजली से ढका हूं। कईयू ने चिन शून के काले हाथ को देखा और पूछ ही लिया, चिन शून का हाथ काला क्यों है? मेरे शरीर से बिजली उनके हाथ की ओर बह रही है। फिर भी वह ठीक हैं। चेन शून ने कईयू का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसकी गंभीर नजरें खिड़की के बाहर थीं और उसकी आवाज फिर से गूंजी, मैं भी आपके साथ ज्यादा समय नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कईयू चौंक गई। वह उसे अवाक देखती रही। हाँ, इससे पहले कि कईयू कुछ कह पाती, चेन शून ने उसे तेजी से कमरे से बाहर उठा लिया। उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जिसने अपनी आत्मा खो दी हो। चेन शून ने कहा, छत पर चलें। कईयू को समझ आते ही वह घबराकर चिल्ला उठी, आह। कईयू अब जमीन से कुछ मीटर ऊपर थी। उसने सदमे में मुंह ढक लिया। दिल चिल्ला रहा था, हम गिरेंगे। एक पल में चेनशून ने कईयू को अपार्टमेंट की छत पर पहुंचा दिया। धड़ाम, चेनशून ने कहा, कसकर पकड़ो। कईयू उनकी बाहों में शर्मीली थी, गाल लाल। चेनशून ने कईयू को छत पर ले जाया। उसकी नजरें चारों ओर का मुआयना कर रही थीं। दिमाग लगातार गणना कर रहा था। टियर 2 मॉन्स्टर की पूंछ निगलने के बाद चेनशून ने तेजी से छत की ओर काले पदार्थ को फेंका। इसने उसे तेजी से ताकत दी, जिससे वह सही जगह कूद पाया। उतरते ही उसने कैलू को नीचे उतारा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर गई। उसने पहले कहा, लहजा अधीर था, तुम पर भार है, जल्दी बिजली छोड़ो। अचानक चेनशून ने आकाश की ओर इशारा किया और कैलू की हैरानी में आकाश की ओर चिल्लाया। कईयू ने फौरन किनशून से हाँ कहा। ठीक है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके शरीर से तेज बिजली निकलने लगी और वह चमक उठी। अजीब बात है कि उसने जो बिजली छोड़ी वह बड़े के बराबर थी। यह इतिहास में सबसे डरावना दृश्य था। इस बीच चेनशून, जो वहां खड़े थे, राहत की सांस नहीं रोक सके। मैं सही समय पर पहुंच गया। उसने देखा कि कईयू के शरीर में बिजली धीरे धीरे कम हो रही थी। बुरी चीजें फिर नहीं होंगी। कुछ देर बाद कईयू ने चुप्पी तोड़ी। मैं ठीक हूं। यह देखकर किनशून ने तुरंत कहा, यह बहुत अच्छा है। अचानक कईयू ने चिनजून के बदलते हुए बाएं हाथ की ओर देखा और जल्दी से कई सवाल पूछे। तुम्हारा हाथ? उसकी जिज्ञासा देखकर उसने नहीं छुपाया। चेनशून ने कहा, जब उसने अपनी बाह को सामान्य कर लिया। मैं एक राक्षस में बदल गया हूं, लेकिन सौभाग्य से मैं अपने बाएं हाथ को नियंत्रित कर सकता हूं। यह सुनकर कईयू चौंक गई। उसने अनजाने में होंठ काटे और फिर चेनजून का मुंह ढक दिया। उसने जोर से याद दिलाया, तुम मूर्ख हो, इसे मत कहो, किसी को मत बताना। इस बीच चिनशून बेफिक्र था। कैलू ने जल्दी से चिनशून को स्थिति की गंभीरता समझाई। दुनिया में कई लोग हैं जो राक्षसों से नफरत करते हैं। अगर किसी को पता चला तो आप खतरे में होंगे। आपको बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कोई बहाना बना लेना था। उसकी बातों पर वह हंस पड़ा, जिससे कईयू चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? ये गंभीर है, मजाक बंद करो। अचानक चिनशून ने कईयू के कंधे पकड़े और शांत स्वर में कहा, यही वजह है, जब तुम पूछोगे मैं बताऊंगा।
उसके इस कार्य से वह शर्मिंदा हुआ और उसके गाल फिर से लाल हो गए। इस बीच चिनशुन हंसता रहा। इस दुनिया में तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। दोनों तारों भरे रात के आकाश के नीचे खड़े थे। कय्यू ने पूछा, क्या तुमने अपनी उन 7 प्रेम में पागल बहनों से भी यही कहा है? उसका गलतफहमी। बिल्कुल नहीं, लेकिन कय्यू संदेह में था। कौन तुम पर यकीन करेगा? अचानक चिनशुन ने बात बदल दी। तारों भरा आकाश सुंदर है। उस चमकते बिंदु पर कय्यू पर उनके शब्दों का तुरंत असर हुआ और उसने चुपचाप दूर चमकते बिंदु को देखा। भले ही वह टूटता तारा हो, मैं आंखें बंद कर कोई इच्छा नहीं मांगूंगी और कोई चालाकी मत करना। उसकी बातों से चिनशुन को मजा आया और उसने उसे चिढ़ाया। तुम क्या सोच रही हो? शायद ये अलौकिक अनुसंधान संस्थान के लोग हैं। चिनशुन ने कहा, वहां एक ड्रोन है जो चुपचाप देख रहा है। आपकी अनियंत्रित शक्तियों ने इतनी हलचल मचा दी, वे जरूर आते। उनके पीछे सफेद बालों वाला आदमी तेजी से बढ़ा। उसके पीछे नर्स श्याओलियू थी। उसने फौरन कहा, उन्हें मिल गया। छत पर 2 लोग हैं। शायद इस शक्ति वृद्धि के लिए उनमें से एक जिम्मेदार है। उसने 2 युवाओं को देखा। आवाज संयमित थी। डरने की जरूरत नहीं। हम थंडरजिन रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। अभी जो बिजली गिरी उसके लिए कौन जिम्मेदार था? यह सुनकर कय्यू ने कहा, वो मैं थी। आदमी ने उसे भरोसा दिलाया। डरो मत, तुमने अच्छा किया। कोई घायल नहीं हुआ। जो लियू, उन पर अलौकिक स्कैन करो। जो लियू ने तुरंत निर्देशों का पालन किया। जी सर। अचानक आदमी ने चिनशुन की ओर देखा, फिर तारीफ करते हुए कहा, इस लड़की ने इतनी ताकत छोड़ी, फिर भी उसके पास खड़ा लड़का सुरक्षित है। इस लड़के के पास भी अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। बिना जवाब का मौका दिए उसने फिर से कय्यू की ओर देखा। डरो मत, मुझे सिर्फ एक बूंद खून चाहिए। कय्यू ने तुरंत सहयोग किया। ठीक है। जब कय्यू के खून की बूंद टेस्ट ट्यूब में घोल को छुई तो एक अजीब प्रकाश निकला। यह प्रकाश प्रभामंडल जैसा था, विजय का। यह देखकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने खुशी से कहा, यह कैसी दिव्य प्रतिक्रिया है। मेरी बूढ़ी आंखें लगभग अंधी हो रही हैं। इस लड़की के अलौकिक जीन की सामग्री शायद रिकॉर्ड तोड़ देगी। उसके पास श्याओलियू भी चिनशुन के खून की प्रतिक्रिया ध्यान से देख रही थी। यह दृश्य उसे निराश कर गया। सर, मुझे लगता है कि आप एक और नमूना बर्बाद करेंगे। फिर उसने बोलना शुरू किया, यह लड़का। अचानक श्याओलियू आदमी की ओर मुड़ी। चेहरा आश्चर्यचकित था, आवाज चिंतित। इस व्यक्ति के खून में भी अलौकिक जीन प्रतिक्रिया है। मैंने इतना कमजोर कभी नहीं देखा। आदमी, जो कैलू के खून की रोशनी से चकाचौंध था, तुरंत बोला, उसे जांच के लिए संस्थान ले जाओ। श्याओलियू तुरंत बोले, जी सर। जो हुआ उसने चिनशुन को हैरान कर दिया। यह सब उसके राक्षस जीन की समझ से बाहर था। ओह रुको, क्या अलौकिक जीन की प्रतिक्रिया गलत है? मेरे पास सिर्फ राक्षस जीन है, तो अलौकिक जीन कैसे होंगे? नहीं, यह सही नहीं लगता। शायद मेरे पास वे हैं। क्या यह साफ है? किसका हाथ किया? उसका हाथ राक्षस ने खा लिया और मैंने राक्षस खा लिया है। नान्यू जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलौकिक जीन परीक्षण कक्ष 14 में अंधेरा था। इस छोटे कमरे में श्याओलियू ध्यान से चिनशुन की जांच कर रहे थे। उसने लगातार आह भरी। छोटे भाई चिनशुन, तुम सच में खास हो। तुम्हारे अलौकिक जीन की मात्रा इतिहास में सबसे कम है। तुरंत श्याओलियू ने ध्यान से उसके शरीर की जांच की। कुछ अलौकिक जीन, फिर भी आपका मन और शरीर इतने मजबूत हैं, मैं सच में छूना चाहती हूँ। और चिनशुन सिर्फ अपने शरीर में बदलाव की चिंता कर रहा था। परिवर्तन के बाद उसका शरीर भी मजबूत हो गया था। अचानक उसने ठंडे स्वर में श्याओलियू से पूछा, क्या मैं अब कपड़े पहन सकता हूँ? वह विचारों में खोया। उसका चेहरा और केंद्रित हुआ। मेरे पास अलौकिक जीन है, क्योंकि मेरा शरीर आधा मानव आधा राक्षस है। अलौकिक जीन निगलने से खास बदलाव हुआ। किसे परवाह है कि अलौकिक जीन होने का मतलब है कि मैं नान्यू अलौकिक अकादमी में जा सकता हूं, जो राक्षस जीन पाए जाने और निगरानी में रहने से बेहतर है। इस सोच के साथ चिनशुन ने हिचकिचाते हुए श्याओलियू से पूछा, नर्स श्याओलियू, क्या मैं अकेले ही नान्यू अलौकिक अकादमी में प्रवेश के योग्य हूं? श्याओलियू ने उत्साह से कहा, डीन का नियम है कि अगर आपके पास अलौकिक जीन है तो आप नामांकन कर सकते हैं। अब से मैं आपकी सीनियर हूं। चलिए, मैं कपड़े पहनने में मदद करती हूं। श्याओलियू के कहने पर चिनशुन ने चतुराई से उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे, इसकी जरूरत नहीं। और उसके मन में गूंज रहा था, इस जीवन की बहनें कितनी सहायक हैं। श्याओलियू ने चिनशुन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कोमल आवाज में कहा, आराम करें, मैं आपके दाखिले के आवेदन में मदद करूंगी। चिनशुन ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। बाहर कई लोग बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत कय्यू पर थी। सुना है उसने रिकॉर्ड तोड़ा? हाँ, 95 अलौकिक जीन सामग्री विश्व रिकॉर्ड से काफी ऊपर है। जब श्याओलियू और चिनशुन बाहर निकले तो पुरुषों का समूह कय्यू के बारे में पूछने दौड़ा। वह अभी भी तत्वीय प्रतिरोध परीक्षण में है। देखें, दुनिया का नंबर 1 कितना अद्भुत है। चिनशुन शांत खड़े थे, विचारों में खोए। पिछले जीवन में वह 99 मॉन्स्टर जीन कंटेंट से निराश थे और काइलू के जीन परीक्षण की सनसनीखेज घटना पर ध्यान नहीं दिया। चलो एक नजर डालते हैं। टेलीविजन पर परीक्षण क्षेत्र की स्थिति का सीधा प्रसारण हो रहा था। अलौकिक जीन परीक्षण कक्ष में एक परीक्षण चल रहा था जो सामान्य लोगों के लिए अत्यधिक खतरनाक था। एक घोषणा हुई, 500 वोल्ट। वह ठीक है, वह पहले से ही औद्योगिक के प्रति प्रतिरक्षित है। 95 अलौकिक जीन वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति। बाहर की भीड़ उत्साहित हो गई। वे कय्यू की क्षमता पर चर्चा करने लगे। इसका मतलब है कि अगर वह 500 वोल्ट छोड़ सकती है तो 90 टियर 1 सुपर ह्यूमन भी उसके पास नहीं आ पाएंगे। आह,
मैं इंजीनियर्स लोगों से कितना जलता हूँ। नुकीले बालों वाला युवक कय्यू की तारीफ कर रहा था। उसकी सहनशीलता उसकी हमले की सीमा दिखाती है। हरे बालों वाले युवक ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है उसकी सीमा कितनी होगी? उसने तुरंत कहा, कुछ साल पहले बिजली परीक्षण में उस प्रतिभाशाली के पास 89 अलौकिक जीन थे और उसकी सहनशीलता 800 वोल्ट थी। उसे 1000 वोल्ट पर ठीक रहना चाहिए। परीक्षण कक्ष में कर्मचारी ने जारी रखा। कय्यू ने कोई विरोध नहीं किया, बस धीरे से कहा, हम। कर्मचारी ने कय्यू में डाली जा रही धारा को तेजी से बढ़ाया। 600 वोल्ट। कय्यू ने शांतिपूर्वक कहा, कोई समस्या नहीं। करंट 700 वोल्ट तक बढ़ा। 800 वोल्ट, 900 वोल्ट। बाहर भीड़ शोर मचाने लगी। वे चिल्लाए, 1000 वोल्ट। करंट अब 1200 वोल्ट तक बढ़ गया। बाहर कोई पहले से ही कय्यू को प्रशंसा से देख रहा था। कमाल, वह इंसान है। अंदर के चिकित्सा कर्मचारी डर गए। उसने चौड़ी आंखों से कय्यू को देखा। 2000 वोल्ट। कोई दिक्कत है? कय्यू ने तुरंत कहा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं। कय्यू के शब्दों ने भीड़ को हिला दिया। उन्होंने बिना रुके कहा, हे भगवान, क्या इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जरूरी है? वह तो अभी जागी है। मैंने सुना है कि जब अलौकिक जीन 90 तक पहुंचते हैं तो हर वन की वृद्धि बड़ा उछाल होती है। क्या यह ऐसा ही है? 200 वोल्ट। परीक्षण कक्ष में स्टाफ की आवाज गूंजी। 3000 वोल्ट। कय्यू ने कहा, शायद हमें रोकना चाहिए। स्टाफ ने पूछा, क्या आप अपनी सीमा पर हैं? स्टाफ की चिंता बेवजह थी क्योंकि कैलू का ऐसा इरादा नहीं था। मैंने पहले की सारी बिजली पूरी तरह रिलीज नहीं की थी और अब काफी अवशोषित कर ली है। अगर मैं और अवशोषित करती रही तो डर है कि फिर से नियंत्रण खो दूंगी। उसे सभी की सुरक्षा की चिंता थी कि वह इस जगह को नष्ट कर देगी। यह सुनकर स्टाफ ने जल्दी से नियंत्रण बटन दबाया और कहा, तो रुकते हैं। हम 3000 वोल्ट को डेटा में दर्ज करेंगे। स्टाफ ने दरवाजा खोला, इसलिए सीमा का परीक्षण नहीं हो सका। चेन शून वहां काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह संदर्भ डेटा है, मुझे अंदर जाने दो, मैं उसका दोस्त हूं। लेकिन स्टाफ ने रोका, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, वहां बहुत बिजली है। उसे ऊर्जा निकालनी होगी ताकि वह आपको नुकसान न दे। अचानक जान वेई और शीजी वहां आए। उन्होंने स्टाफ से दरवाजा खोलने को कहा। हम अंदर जा रहे हैं। यह सुनकर कर्मचारी चौंक गया। वह रोकने के लिए बढ़ा, चेहरे पर उलझन थी। नमस्ते वाइस डीन फैन, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो इंसुलेशन सूट्स ऑब्जर्वेशन रूम के पास हैं। लेकिन जांग वेई बिना हिचकिचाए रहे, उन्हें लगा इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी बिजली नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथ ही शीजी यहां अपने सहपाठी की बिजली निकालने में मदद कर सकते हैं। परीक्षण कक्ष का दरवाजा जल्दी बंद हुआ और अंदर से स्टाफ की आवाज आई, अंदर वाइस डीन फैन और उनके भतीजे की मदद अच्छी है। शीजी कैलू की ओर बढ़े। उन्होंने पहले कहा, नमस्ते कय्यू, लेकिन उसका उत्साह जल्दी ठंडा हो गया। पास मत आओ, आपको बिजली का झटका लग सकता है। मुझे इस बिजली को छोड़ने का तरीका खोजना होगा। अचानक शीजी के हाथ में बड़ी आग की गेंद जल उठी। वह कय्यू का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। हाँ, मेरी आग तुम्हें करंट से बचने में मदद करेगी। जैसे जैसे वह बोलता गया, रहस्यमय लगता गया। इस तरह आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर शीजी ने कय्यू की ओर हाथ बढ़ाया और शांति से अपना परिचय दिया। मैंने संस्थान के रिकॉर्ड से आपका नाम जाना। सहपाठी कय्यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम शीजी है और मैं नानयुए अलौकिक अकादमी में आपका भविष्य का सहपाठी रहूंगा। चेन शुन बाहर खड़े सब देख रहे थे। वह लगातार चेहरे को कांच के दरवाजे पर दबाए हुए थे, मन में चीख रहे थे, ये बच्चा ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कोई उसकी मंशा नहीं देख सकता। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर देखो। तस्क तस्क। अंदर। कय्यू ने शीजी को शिष्टता से जवाब दिया, नमस्ते, मेरे हाथ में थोड़ी बिजली हो सकती है, इसलिए हाथ मिलाना सही नहीं होगा। अचानक उसने रहस्यमय लहजे में कहा, कोई बात नहीं, भविष्य में समय होगा। बाहर खड़े चेन शून ने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की सोची जब उसने शीजी को कय्यू के करीब देखा। आपकी आराम में खलल न डालते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। उसने जल्दी से कय्यू से मिलने का उद्देश्य बताया। जब नामांकन होगा तो हमें टीमों में बांटा जाएगा। टीम का प्रदर्शन यह तय करेगा कि उसे कितने साधन मिलेंगे। मैं फैन परिवार का तीसरा युवा स्वामी हूं और मेरी 90 अलौकिक जीन योग्यता है। मैं सबसे मजबूत टीम बनाना चाहता हूं। अच्छे संसाधन पाने के लिए आपको सबसे मजबूत के साथ टीम बनानी होगी। शीजी ने सिर झुकाया, सम्मान से देखते हुए, कय्यू, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम में आओ। कय्यू ने रुचि दिखाई, यह अच्छा लगा। इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे पास पहले से एक साथी है। जब उसने बात की तो उसने शीजी के पीछे देखा। इससे शीजी बहुत उत्सुक हो गया। क्या यह वही व्यक्ति है जो आपके साथ आया था? उसने इसे नकारा नहीं। शीजी बार बार कय्यू को याद दिला रही थी कि उस व्यक्ति के टेस्ट रिजल्ट कमजोर थे। उसकी रीडिंग्स शायद ऊंची नहीं थीं, वह कमजोर था। टीम चुनते समय ध्यान रखें, नहीं तो आप नीचे खींचे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप फिर से सोचेंगे। बाहर शिंगकुन बार बार एक स्टाफ से पूछ रहे थे, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं? जैसे ही उसने शिंगकुन को देखा, कय्यू ने शीजी को अनदेखा किया। उसने प्यार से कहा, शिंगकुन, अब हम सिर्फ सहपाठी नहीं, साथी भी हैं। उसने तुरंत दृढ़ता से जवाब दिया। बेशक। झांग वेई, जो एक तरफ खड़ा था, ने यह सब देखा और शीजी की इज्जत बचाने के लिए बोल पड़ा, शीजी, अकादमी में अभी कुछ काम बाकी हैं, चलो। शीजी ने इशारा समझा और तुरंत साथ दिया। हाँ चाचा। फिर भी उन्होंने कय्यू को याद दिलाया, कय्यू, मैं जा रहा हूं, उम्मीद है आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दूसरे कमरे में निराश शीजी ने झांग वेई से कहा, चाचा, वह सुपर जीनियस जिसके पास 95 सुपर ह्यूमन जीन हैं, मुझे उसे अपने परिवार के लिए चाहिए। लेकिन झांग वेई ने उनके तर्क को नकार दिया।
उसके दिल में पहले से कोई और है। रुकने का फायदा नहीं। झांग वेई मानते थे कि बाधाएं हटनी चाहिए। अचानक फोन बजा। दूसरी ओर शियो लियू ने पहले बात की। ओब्डीन फैन, जांच पूरी हो गई है। किंग कुन की फाइल अभी जमा हुई थी। उसके सुपर ह्यूमन जीन की संख्या इतिहास में सबसे कम है। झांग वेई ने तुरंत शियाओ लियू को जवाब दिया। A1 महाशक्तिशाली जीन की संख्या साधारण व्यक्ति जैसी है। ऐसे व्यक्ति को नान्युए अकादमी में प्रवेश देना संसाधनों की बर्बादी है। लेकिन शियो लियू ने जोर दिया। लेकिन डीन ने कहा कि सुपर ह्यूमन जीन वाले किसी को भी दाखिला मिल सकता है। जान वेई ने तुरंत अपनी शक्ति दिखाई। इसलिए मेरी बात का मतलब नहीं। इससे उसे मानना पड़ा। आह नहीं। जी हाँ सर। फोन रखने के बाद जान वेई ने शीजी की तरफ देखा और कहा, शीजी, ऐसे कचरे पर समय मत बर्बाद करो। बस ध्यान रखो कि वह हमारे सामने ना आए। शीजी ने जान वेई की तारीफ की। आप अब भी सबसे अच्छे हैं अंकल। रात ढल रही थी। हल्की रोशनी ग्रेनाइट की टाइलों और नीले कांच पर चमक रही थी। ये नान्युए सुपर ह्यूमन जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय था। कैयू की हरी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने शिंकुन के हाथ पर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या इसे खिलाना जरूरी है या तुम पागल हो जाओगे? क्या यह आपकी विकराल बाईं भुजा का असर है? शिंकुन ने तुरंत कहा, हाँ, इससे मुझे लोगों को खाने की इच्छा होती है। यह सुनकर कैयू ने खुशी से अंगूठा दिखाया। झिंकुन उसकी प्रतिक्रिया पर हैरान रह गया। ठीक है, इस दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं। उसने अपने विकृत हाथ को देखा और कहा, तुम लोगों को ऐसे नहीं खा सकते, यह खतरनाक है। अचानक क्लिक के साथ दरवाजा खुला। शियाओ लियू अंदर आए और बोले, कैयू, तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं। वे बाहर जानकारी दर्ज कर रहे हैं। ये सुनकर कैयू ने आश्चर्य से पूछा, मेरे माता पिता? अच्छा है। उसने शिंकुन से धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं लोगों को पकड़ने में माहिर हूं, पकड़ी नहीं जाऊंगी। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। कैयू को बेबसी से देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, क्या यही असली समस्या है? कैयू ने जवाब नहीं दिया, बस खुशी से आंखें मिचमिचाकर मुस्कुराई और मुड़ गई। मैं उनसे यह खबर साझा करने जा रही हूं। कुछ कदम चलने के बाद कैयू ने पीछे देखा। पीछे की रोशनी ने उसे रोशन किया और उसकी मुस्कान और साफ आंखों के साथ वह परी सी लग रही थी। किंगकुन, मैं खुश हूं कि हम एक ही स्कूल जा सकते हैं। फिर कैयू ने शियाओ लियू के पास से गुजरते हुए कहा, धन्यवाद बहन। यह सुनकर शियाओ लियू ने बेबसी में कहा, अरे, तुम्हारा स्वागत है। कैयू के जाने पर कमरे में केवल शिंकुन और शियाओ लियू थे। उसने उसकी चिंतित शक्ल देखी और पूछा, सीनियर, आप चिंतित लग रही हैं। कुछ हुआ? शियाओ लियू घबराई थी। उसने चिंतित होकर आंखें बंद की और कहा, माफ करना, आपके नामांकन के लिए आवेदन अस्वीकार हो गया। उन्होंने कहा कि आपके सुपर ह्यूमन जीन की संख्या साधारण व्यक्ति से बस एक अलग है। शेंगकुन का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। उसने खुद से कहा, क्या नहीं कहा था कि सुपर ह्यूमन जीन वाला दाखिला ले सकता है? वह भी गुस्से में थी। वह सोफे पर बैठ गई, मुट्ठियां भींच लीं और नाराजगी से शिकायत की, यही नियम है। मुझे नहीं पता समीक्षा समिति क्या सोच रही है। शियाओ लियू बोलती रही और उत्तेजित होती गई। किंगकुन के सामने अपनी मुट्ठियां लहराते हुए समझाती रही, तो क्या हुआ अगर ये 1% है? हर छोटी चीज अहम है। वे किसे नीचा दिखा रहे हैं? मैं आपकी एक और आवेदन जमा करने में मदद करूंगी। अगर एक बार में काम नहीं हुआ तो 2 बार करेंगे, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी, चिल्लाते हुए कहा, अगर 2 बार में नहीं हुआ तो 800 बार करेंगे। किंगकुन ने शियाओ लियू के चेहरे के भाव को देखा और मुस्कुरा दिए। सीनियर, धन्यवाद, पर इसकी जरूरत नहीं। उनके पास सब समझाने की ताकत है। इस तरह मदद से आपको मुश्किल होगी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और सोचा, अगर और कोई तरीका नहीं है तो मैं अंदर जाने के लिए अपने राक्षसी जीन का खुलासा कर दूंगा। नान्युए सुपरह्यूमन अकादमी के पास वो संसाधन है जो मुझे मजबूत बनने के लिए चाहिए। मुझे जाना होगा। जब शियाओ लियू ने सुना कि वह उसे फंसाने से डर रहा है तो उसने लड़ाई की भावना से कहा, मुझे डर नहीं लगता। तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। शियाओ लियू ने फोन निकाला, संदेश देखा और रुक गई। हाँ, यह मेरे वरिष्ठ से है। लिखा है कि आपके पास अतिमानवीय जीन है, इसलिए आपको दाखिला का मौका मिल रहा है। शिंकुन ध्यान से सुन रहे थे। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसी समय शीजी अपनी शक्तियों से हथेली में जलती आग की गेंद बना रहा था। उसने नाक सिकोड़ी, गला साफ किया और पूछा, ये क्या बकवास है? उसकी आंखों में क्रूरता थी। वे उसे अंतिम परीक्षा में भाग लेने का मौका दे रहे हैं। शीजी इमारत की लॉबी में खड़ा था, हाथ में आग छोड़ते हुए असंतोष जताते हुए। नान्युए सुपरह्यूमन अकादमी में अगर 1 साल में जागरूक नहीं होते तो निकाल दिया जाता है। अंतिम परीक्षा निचले वर्ग के छात्रों के लिए है। बिना दाखिला लिए भाग लेने का क्या मतलब? उसने देखा कि उसकी आग ने पतंगों के पंख जला दिए और कहा, भले ही वह राक्षस हो, वह सिर्फ पतंगा है जो लौ की ओर खींचता है। जैसे ही उसने कहा, उसने जूते से कीड़े कुचले। झांग वेई पीछे खड़ा था, हाथ में रेड वाइन लिए। उसने पुकारा, शीजी, अंदर आओ। पतंगे इस मौसम में परेशान कर रहे हैं। एक नौकर शीजाई के लिए रेड वाइन का गिलास लाया और उन्होंने लिया। झांग वेई ने उसकी ओर मुड़कर समझाया, अंतिम परीक्षा जिंगचे की चालों में से एक है। शीजी ने आश्चर्य से पूछा, जिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक? वेई। झांग वेई ने उसे देखते हुए कहा, वह मुझे चेतावनी दे रहा है कि सीमा न लांघूं। वह हमारे नियमों से खुश नहीं है। अगर वह बच्चा पास हुआ तो उसे दाखिला मिलेगा। भले ही वह ऐसा न करे, जिंगचे को महानिदेशक के रूप में अपनी सत्ता दिखाने का मौका मिल जाएगा। शीजी वाइन का गिलास पकड़े थे, पी नहीं रहे थे, बस ध्यान से सुन रहे थे। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, हम उसे परीक्षा पास नहीं करने दे सकते, वरना फैन परिवार की इज्जत और आपकी प्रतिष्ठा जाएगी। जानवेई ने नहीं देखा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा छाया में था। उसने जानकार लहजे में कहा, वह सफल नहीं होगा। जानवेई की आंखों में क्रूर चमक थी, तिरस्कार और घृणा से भरी।
सुपरह्यूमन जीन के साथ वह हमारे संसार में नहीं आ सकता। उसने खिड़की पर बैठे छोटे पतंगे को देखा। सुपर ह्यूमन जीन वाले व्यक्ति को देखते हुए उसने कहा, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। उन्होंने एक सुरक्षित उजले कमरे की ओर देखा और कहा, जिंग चाय की हरकतें दिखाती हैं कि वह संसाधन बर्बाद कर रहा है। वह महानिदेशक बनने के लायक नहीं। इन 5 दिनों में हमें उपकरणों का निरीक्षण कर यह देखना है कि वे सुरक्षित हैं। उसी समय सुरक्षा कक्ष में 2 गार्ड साथ चल रहे थे जब अचानक धमाके के साथ कुछ गिरा। उसके सहकर्मी ने देखा कि ली गोंग का फोन गिर गया है और पूछा, ली गोंग, क्या हुआ? कितने अनाड़ी हो? आदमी तुरंत उसे उठाने के लिए झुक गया और कहा, कुछ नहीं, मैं बस एक पल के लिए पकड़ खो बैठा। फिर उसने अपने सहकर्मी को जल्दी करने का नाटक किया, चलो हमारे पास बहुत काम है। ली गोंग ने फोन उठाया और संदेश देखा। उसकी आंखों में चमक आई और होंठ कांपे जब उसने उन्हें दबाया, हंसने से खुद को रोकते हुए। 10 लाख, और यह सिर्फ जमा है। उसकी आंखें लाल हो गईं, पैसे की लालच साफ दिख रही थी। उसने सोचा, यह इसके लायक होगा, भले ही नौकरी जाए। फिर ली गोंग चुपचाप कमरे में आया। पर्यवेक्षक चेन के पीछे जाकर बोला, बॉस, सब कुछ संभाल लिया है। मैंने कुछ पूछताछ की है, लक्ष्य की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह सुनकर पर्यवेक्षक चेन ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। इस बीच अनुसंधान संस्थान के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रतिभागी डेटा अपडेट हुआ, जिसमें शिंकुन की फोटो और जानकारी थी। प्रतिभागी संख्या 18, नाम शिंकुन, लिंग पुरुष, ऊंचाई 187 सेमी, कुल अतिमानव जीन सामग्री 1, जागृति स्थिति अप्रजागृत। उसने देखा और कहा, एक चुनौतीकर्ता जिसके पास सुपरह्यूमन जीन है, उसे परीक्षण में धकेला गया। क्या इस बच्चे ने फैन परिवार को परेशान किया? उसे विफल करने के लिए 10 मिलियन की जमा राशि, कुल 20 मिलियन। बात के बाद उन्होंने तारों भरे आसमान को देखा और गाली दी, कमाल है, सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं इसे ठीक से संभालूं तो नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हूं। मुझे यह असाइनमेंट पूरा करना है। 5 दिन बाद सुपरवाइजर चेन मॉनिटर के सामने खड़े थे, परीक्षण देख रहे थे। उन्होंने देखा और स्क्रीन पर एक बीमार आकृति देखी। वह आ गया। वह स्क्रीन पर ध्यान से देखने लगा। उस बीमार व्यक्ति को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था, जो भूखे भूत जैसा दिख रहा था, और उत्सुकता से सोचा, चलो इस बेवकूफ को देखते हैं। सुपरवाइजर चेन ने सोचा, यह बच्चा। जितना उन्होंने सोचा उतना अजीब लगा। उन्होंने शिंकुन की कमजोर कांपती चाल देखी और खुद से घबराकर पूछा, क्या वह यहां परीक्षा देने आया है? इस हालत में क्या उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? ऐसे राक्षसों से मिलना मौत है। शायद मुझे कुछ नहीं करना होगा, वह खुद फेल होगा। इस समय शांकुन भूखे भूत जैसे दिख रहे थे। उनके गाल धंसे थे, आंखें उभरी थीं और चेहरा पीला था। वह राक्षसों की भाषा में बड़बड़ा रहे थे, भूख लगी है। शांकुन परीक्षण क्षेत्र के बीच खड़ा था, चारों ओर स्वादिष्ट दिखने वाले सुपरह्यूमन से घिरा। उसे अपनी उपस्थिति की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह से लार टपक रही थी। सोचते हुए, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसने सामने स्वस्थ, हंसते और बातें करते लोगों को लालच से देखा। बहुत भूखा था। वह उन लोगों पर झपटना चाहता था जो परीक्षण दे रहे थे। उनके अंदर अविकसित सुपरह्यूमन जीन थे। ली गोंग ने कहा, 3 घंटे। उसकी नजर ठंडी और अर्थपूर्ण थी। 3 जीवन मृत्यु परीक्षाएं, 3 उन्नति कार्ड, आपके अकादमी वापसी का टिकट है। उसने माइक्रोफोन पहना था और उसकी आवाज गूंज रही थी। आप 17, जान के लिए लड़ो। ली गोंग ने व्यंग्य में कहा, माफ करें, मुझे याद नहीं था कि आप 18 हैं। कुछ दिन पहले अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने एक और प्रतियोगी जोड़ने का अपवाद किया था। ये सुनकर खिलाड़ी चौंक गए। और वह प्रतियोगी कौन है? वह आदमी उनके विचार समझते हुए बोला, देखने की जरूरत नहीं, वह आपका सहपाठी नहीं है और उसकी पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं। इस पर सबने शिंकुन की ओर देखा। ली गोंग मुस्कुराए, उनका स्वर शांत था। यह सब एक जैसा है। वैसे भी यह निष्पक्ष प्रतियोगिता है ना? 3 उन्नति कार्ड हैं। राक्षस कार्ड्स छीनने को तैयार हो जाओ। भीड़ गुस्से में थी, पर दिखा नहीं रही थी, अंदर ही अंदर कोस रही थी। ये क्या बकवास है? यह वही है। एक और व्यक्ति है, पर सिर्फ 3 कार्ड हैं। न्याय कहाँ है? क्या वह अमीर बच्चा है जिसने अंदर आने के लिए जुगाड़ किया? क्या उसे विशेष अधिकार हैं? प्रतियोगिता धांधली है। कोई बात नहीं, बाद में उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए सीढ़ी का पत्थर। शिंकुन ने दुश्मनी महसूस की, पर शांत रहा। मुझे निशाना बनाया जा रहा है, शिंकुन ने सोचा, और अचानक उसके मुंह से लार टपकने लगी। और खाना मेरे रास्ते में आएगा, है ना? उसने खुद को याद दिलाया। नहीं, मैं लोगों को नहीं खा सकता। ली गोंग ने कक्ष 18 की ओर इशारा किया। शिंकुन, ये तुम्हारा परीक्षण कक्ष है। उसने आदमी की चाल को भांप लिया। तुमने जानबूझकर किया, है ना? क्या तुम मूर्ख हो? शिंकुन ने अजीब शब्दों के बावजूद मुस्कुराया। उसने लोहे के दरवाजे को छुआ, बिना डर के। या ये खून इस स्तंभ पर है, मैं इसे सूंघ सकता हूं। यह उच्च स्तर के सुपरह्यूमन का खून है, जो खासकर राक्षसों को खींचता है। वह आदमी हंसा। आपके पास कुछ हुनर है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया है? किंगकुन ने उसे देखा। उसकी आंखें ठंडी और अडिग थीं, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, फिर से फैन परिवार है। ली गोंग ने चेहरे पर धोखेबाजी भरी नजर के साथ दरवाजा बंद किया। जब परीक्षण शुरू होगा तो सभी राक्षस आपके पिंजरे की ओर दौड़ेंगे। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका चेहरा और विकृत होता गया। दुर्भाग्य से आपके लिए, इस जल्दबाजी में जोड़े गए परीक्षण में केवल एक ही चीज आपको बचा सकती थी। कक्ष 18। सुपरलॉय दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। उसने सोचा कि किंगकुन डर से कांप रहा है और कहा, 3 राक्षस जिनकी त्वचा कांस्य जैसी, हड्डियां लोहे जैसी और इंसान से 5 गुना ताकतवर हैं, बिना रुकावट के अंदर आ जाएंगे। गोंग ने बेरहमी से धमकाया, वे तुम्हें चीर फाड़ कर स्वादिष्ट भोजन बना लेंगे। अचानक उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। आपके पास बाहर निकलने का एक ही तरीका है। शिंकुन ने सुना और कहा, वहां दरवाजा है। अगर आप उससे दौड़ेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन इसका मतलब है कि आप परीक्षा छोड़ देंगे। ली गोंग ने मुस्कुराया, उसके चेहरे पर जीत का भाव था। जल्दी करो और भागो। उच्च अधिकारी चाहते हैं कि आप असफल हों। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर आप हार मान लें तो आप सुरक्षित रहेंगे। हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा और अधिकारी खुश होंगे। ये सबके लिए फायदेमंद है। यह कहकर वह जाने को तैयार हुआ। मैं तुम्हें हार मानने के लिए 10 सेकंड देता हूं। जैसे ही वह मुड़ा, एक ठंडी व्यंग्यात्मक आवाज रेजर की धार जैसी गूंजी। मेरी राय में तुम्हारी गंध और भी स्वादिष्ट है। उस आदमी ने आंखें संकरी की, गुस्सा दबाते हुए। मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने सेकंड टिकते हैं। फिर ली गोंग नियंत्रण कक्ष में गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ। वह अंदर गया और कहा, बॉस सब ठीक है। उसका एकमात्र रास्ता हार मानना है। मुझे लगता है कि वह इतना डर गया था कि बोल भी नहीं सका। पर्यवेक्षक चेन नियंत्रण कंसोल के पीछे बैठे थे। उनकी आंखों में ठंडी गणना की चमक थी। वह संतोष से मुस्कुराया। परीक्षण शुरू होने पर राक्षसों को क्षेत्र में लुभाने और उसके कक्ष में फटने में लगभग 10 सेकंड लगने चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं $100 की शर्त लगाता हूं कि वह 5 सेकंड में हार मान लेगा। ली गोंग ने कहा, तो मुझे शर्त लगानी होगी कि वह 5 सेकंड में हार मान लेगा। फिर छत का दरवाजा धीरे धीरे खुला। राक्षसों की भीड़ इंतजार में थी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं, नुकीले दांत थे, शरीर पर घावों के निशान थे और भयानक पंजे थे। दरवाजा खुलते ही वे झपट पड़े, उन्नति कार्ड ले जाते हुए। उसी समय घोषणा हुई कि अंतिम परीक्षा शुरू हो गई। नियंत्रण कक्ष में बैठे दो लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में गिद्धों की तरह शव को देखकर उत्सुकता थी। शिंगकुन को राक्षसों से लड़ते देखने के लिए उत्सुक। चलो उसे काउंटडाउन दे। मॉनिटर पर देखा कि किंगकुन ने लोहे का दरवाजा खोला। दोनों चौंके। ये क्या? ये आदमी? वह कमरे से ऐसे निकला जैसे यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं, बस एक सैर हो। पर्यवेक्षक चेन ने कहा, क्या उसे मरने की इच्छा है? उसने ऊपर देखा, कैमरे पर नजर टिकाई और सिर झुकाकर मुस्कुराया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी राक्षसों ने हमला किया और पुरुषों ने सोचा कि राक्षस उसे पल में चीर देंगे। वह खुद इसे बुला रहा है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। लेकिन परीक्षण मैदान के केंद्र में जिस भयानक दृश्य की उम्मीद थी, उसके विपरीत शिंगकुन जरा भी घबराया नहीं था। इसके बजाय वह उत्साहित था। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से पानी आ रहा था जब उसने राक्षसों का झुंड आते देखा। खाना यहाँ है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। राक्षसों ने शिंगकुन को अनदेखा कर दिया। वे गरजते हुए उसके पास से गुजरे। उनके नुकीले पंजे पास से निकले, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया। उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। तभी शिंगकुन को याद आया, मैं भूल गया, मैं खुद आधा राक्षस हूं। वे मुझे उनमें से एक समझते हैं। मैं भूखा हूं। ली गोंग ने सदमे में चिल्लाया, राक्षस उसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं और उसके पास से दौड़ सकते हैं? पर्यवेक्षक चेन ने भौहें तान लीं, पर संयम रखा। कुछ सेकंड सोचकर बोले, शायद दरवाजे पर लगे महाशक्तिशाली खून ने राक्षसों को आकर्षित किया है। यह सुनकर ली गोंग ने निराश होकर कहा, धिक्कार है, मैंने उसकी आपदा से बचने में मदद की। फिर भी इस आदमी के अतिमानवीय जीन इतने कमजोर हैं कि राक्षस पास से गुजरते हुए भी काटने की कोशिश नहीं करते। इस बीच शिंगकुन नियंत्रण कक्ष की योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह आराम से आया, झुका और जमीन से एक उन्नति कार्ड उठा लिया, जिससे दोनों आदमी जलन में भर गए। ली गोंग ने नाराजगी से कहा, धत्त तेरी की। उसे पहला उन्नति कार्ड मिला, लेकिन पर्यवेक्षक चेन ने आत्मसंतोष से मुस्कुराया। उन्नति कार्ड पाना आसान नहीं। अंतिम परीक्षण में केवल राक्षस नहीं होते। कुछ दिन पहले मॉल में हुए हमले में कक्षा 2 के वू यिन पर राक्षसों ने हमला किया और यह छुपा वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस सदमे ने उसे जागृत कर दिया। उसने कुछ दिन पहले की घटनाएं याद कीं। अचानक राक्षसों के हमले से अराजकता और खतरा हुआ। इसी कारण वू यिन ने एक अहम पल में खास शक्ति जागृत की, पर्यवेक्षक चेन ने कहा, और यह एक मानसिक महाशक्ति थी जिसे उसने जागृत किया। जैसे ही शिंगकुन कार्ड उठाने वाला था, उसकी उंगलियां बस एक हाथ की दूरी पर थीं, तभी एक आकृति तीर की तरह बगल से आई। वू यिन ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई और चिल्लाते हुए छीनने की कोशिश की। दूर हटो, ये उन्नति कार्ड मेरा है। इस बीच शिंगकुन पेट पकड़े भूख से चिल्ला रहा था। पर्यवेक्षक चेन ने आत्मविश्वास से कहा, इस परीक्षण में वू यिन सबसे मजबूत है। फिर वू यिन ने अपनी खास शक्ति मानसिक धमकी दिखाई और उसकी आंखों में अजीब बैंगनी रोशनी चमकी। फिर उसने घमंड से दिखाया। लहजा अहंकारी था, जैसे बड़ी जीत मिली हो। मेरी मानसिक धमकी तुम्हें डरा देगी। जब उसने देखा कि कोई चोरी की कोशिश कर रहा है, तो शिंगकुन की आंखें जैसे निगल सकती थीं और डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले थे कि वो यिन शांगकुन की ईगल जैसी मानसिक शक्ति से टकरा गया, जो उसे डरा गई। वह कांपने लगा और अनायास ही बोल पड़ा, हे भगवान, मदद करो, ये डरावना है। इस आदमी के दिमाग में क्या है? वो यिन पसीने में भीगा कांप रहा था। कुछ ही क्षण पहले जो घमंडी गुंडा कार्ड छीनने की कोशिश कर रहा था, उससे बिल्कुल अलग व्यक्ति। किंगकुन ने अचानक आंखें संकीर्ण कीं और अजीब भाव दिखाया। उसने दबावपूर्ण हत्या की मंशा जताई, जिससे वू यिन कांपने लगा और पीछे हट गया। अचानक उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा, जिससे वू यिन डर गया। उसका चेहरा सफेद हो गया और उसने डरते हुए सोचा, उसकी मानसिक ताकत मुझसे ज्यादा है। मैं प्रतिक्रिया से परेशान हूं। उसने फिर से शिंगकुन के भयंकर रूप को देखा और भी उलझन में पड़ गया। यह आदमी कौन है? क्यों लगता है कि वह इंसान से ज्यादा राक्षस है? इस समय अन्य राक्षस और रुक नहीं पा रहे थे। वे इंतजार नहीं कर सके। सिर घुमाकर वो यिन की ओर लालची नजरों से देखने लगे। इससे वह और कांपने लगा। वह कोने में सिकुड़कर बड़बड़ाया, हे भगवान, सभी राक्षस आ रहे हैं। शिंगकुन ने उन्हें देखते हुए होंठों पर चालाक मुस्कान लाई, जैसे कुछ समझ लिया हो। भाइयों, मुझे पता है कि आप उसे खाना चाहते हैं, पर मुझे खेद है। उसके मुंह से फिर लार टपकने लगी। जैसे सदियों से कुछ नहीं खाया, उसने कहा,
मैं भूखा हूं, मेरी मदद करो और पहले पेट भर दो। शांग कून इतना भूखा था कि उसे तारे दिख रहे थे। उसके अंग कमजोर हो गए थे। अब वह इंतजार नहीं कर सकता था और कार्रवाई की तैयारी करने लगा। मैं सावधान रहूंगा कि पकड़ा न जाऊं। उसने सब कुछ धीरे धीरे चुपचाप करने की कोशिश की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरा भोजन कर सके। अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो सफलता या असफलता तय करेगा, सब कुछ इसी पर निर्भर था, आपके शरीरों को पूरी तरह खाली करना। भूख ने शिंग कून के दिमाग पर ऐसा असर डाला कि वह सिर्फ खाने के बारे में सोच सकता था। उसने जल्दी में उन्हें खा लिया, उनके शरीर को भेदते हुए। अंततः उसने भोजन का स्वाद चखा, जो शिंग कून ने अरसे से नहीं किया था। शरीर में बहती ऊर्जा को महसूस कर उसने संतोष की सांस ली। कई दिनों की भूख के बाद मैंने कुछ राक्षस जीन अवशोषित किए। धन्यवाद मेरे राक्षस भाइयों। उसकी खुशी अल्पकालिक थी, जैसे आई थी वैसे ही अचानक गायब। शिंगकून की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य था, पर खुशी नहीं थी। उसने नाक से फूंकारा, क्योंकि उसी समय बाकी दो राक्षसों ने अपना आपा खोकर उस पर गुस्से में हमला कर दिया। वह हैरान होकर बोला, तुम्हें वापस लड़ना आता है? उसने उनके डरावने हाव भाव देखे और शिंगकून ने उदासी से कहा, मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता था, अब तुम मुझे भाई नहीं मानते? दूसरी तरफ लीगोंग ने मॉनिटर पर देखा और गुस्से में चिल्लाया। वू यिन की आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन उसने खुद को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, वह बच्चा अब किसी भी क्षण राक्षसों द्वारा टुकड़े टुकड़े होगा। शिंगकुन की अनोखी लड़ाई शैली देखकर वू यान ने तुरंत चेताया, मूर्ख, तुम उन्हें ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन उसने राक्षस शब्द ही कहा था कि सामने का भयानक दृश्य देखकर चुप हो गया। लेकिन किंगकुन ने उसकी नहीं सुनी, अपने तरीके पर अडिग रहे। वह लड़ाई का तरीका एक के खिलाफ दो, हवा जैसा था। जैसे ही वह वू यिन की ओर तरल कदमों से बढ़ा, उसकी बंदूक की नजर और भी अजीब थी, जिससे वू यिन को और भी विश्वास हुआ कि उसकी पहले की भावना सही थी। वह बेहद शक्तिशाली था, राक्षस के हमलों के बीच आसानी से चल रहा था। वू यिन ने अलार्म के साथ देखा, सोचते हुए कि वह आदमी राक्षस की हरकतों को अच्छी तरह जानता था। मानो वह बहुत अनुभवी था, जैसे वर्षों से राक्षसों से लड़ रहा हो और उन्हें मारना उसकी आदत बन गई हो। वू यिन इतना डर गया कि वह पीठ के बल गिर पड़ा और पीछे खिसकने लगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में राक्षस का एक वार उसकी हड्डियां चूर कर सकता था, फिर भी वह लगातार अस्त्र कर रहा था। क्या वह सच में राक्षस को मार सकता था? उसने ध्यान से शिंगकून को देखा, जो दो राक्षसों से उलझा था, और वह गुस्से में बड़बड़ाए बिना रह नहीं सका। धत्तेरे की, मुझे उन्हें जल्द निपटाना होगा। तभी उसकी आंखें खुलीं, जो रोशनी से भरी थीं। एक चमकीली नीली ऊर्जा उसके साथ दिखी, जिससे वो यिन चौंक गया। क्या अद्भुत इंसान है! तभी दो राक्षस शिंगकून द्वारा लगभग खत्म लग रहे थे, और वह महसूस कर सकता था कि वे अब निपटने वाले हैं। यह विचार वो यिन को चौंका देने वाला था। क्या इसी वजह से उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बड़ी है? उसने सोचा। उसने कई राक्षस मारे होंगे। इस बीच लीगोंग, जो सोच रहा था कि शांगकुन राक्षसों द्वारा खत्म होगा, अब हैरानी में पूछने लगा, वह ऐसा राक्षस कैसे मार सकता है? अब क्या करें? यह सुनकर प्रबंधक चेन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। खेल शुरू ही हुआ है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अभी तो शुरुआत है। तभी वो यिन के दोस्त आ गए और शेंगकुन को घेर लिया, जिससे वह गुस्सा हो गया। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने पूछा, नाखुश। झाओ शेंग अपनी महत्वाकांक्षा छिपा न सकी और चालाक मुस्कान के साथ बोली, हम सब यहाँ अंतिम परीक्षा के लिए हैं, भविष्य के मौके के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन तुमने शॉर्टकट लिया, सबके मौके छीन लिए। एक्सेस कार्ड दे दो, ये तुम्हारा नहीं। यह सुनकर वो यिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह ठंडे पसीने में डूब गया। जल्दी से चेताया, तुम घमंडी मूर्ख हो, झाओ शेंग, उससे मत उलझो। ये आदमी खतरनाक है। ये सुनते ही झाओ शेंग ने उपहास से उसे देखा। वो यिन, तुम तो नए हो, तुम बिना छुए डर गए, और सोचो, हम तुम्हें सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानते थे। इससे वह निरुत्तर हो गया और इनकार में हकलाने लगा। नहीं, वह सच में है। लेकिन झाओ शेंग ने उसे तिरस्कार से रोक दिया। वो यान को बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे किसी नए से बात करने में घृणा हो, सबने उसे घेर लिया। हमें पहला एक्सेस कार्ड लेना है, मशरूम हेड ने उत्सुकता से कहा। भाई झाओ सही कह रहे हैं, चलो सभी अंतिम कार्ड इकट्ठा करें और निष्पक्ष मुकाबला करें। झाओ शेंग ने जोश से कहा, यह तय है, अंतिम विजेता को हारने वालों की भरपाई करनी होगी। मशरूम हेड ने मुस्कुराते हुए समर्थन किया। शुक्र है कि हमारे पास भाई झाओ हैं, जो सबको एकजुट और प्रेरित कर सकते हैं। फिर झाओ शेंग ने अचानक कहा, गंजे, उस राक्षस को संभालना तुम्हारा काम है, इसे हमारे बीच न आने देना। मैं ध्यान रखूंगा। शॉर्टकट लेने वाला कमीना। गंजे ने बिना शब्द बर्बाद किए सहमति दी। कोई समस्या नहीं। यह देखकर साथी ने हंसकर कहा, चलो भागते हैं, बस इसे दूर ले जाना है। यह सुनकर गंजे ने बिना सोचे सुझाव मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं। उस शॉर्टकट लेने वाले ने दो राक्षस मारे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। जल्दी ही राक्षस सामने आया, बाहें हिलाते हुए, और गंजा मुस्कुराया। यह शायद कमजोर प्राणी है। राक्षस के पंजों से हमला करते ही उसने तुरंत उसे रोका और मुस्कान आ गई। मैं भी एक को मारना चाहता हूं। उसने बेफिक्री से सिर उठाया और बढ़ा चढ़ाकर कहा। उस पल का मजा लेना चाहता था। किसे पता था कि अगले ही पल तेज पंजे नहीं रुके, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राक्षस ने बेरहमी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। गंजे को प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला और वह बच नहीं पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास खड़ा छोटा बाल कटवाने वाला आदमी डर से पीला पड़ गया। इससे झाओ शेंग भी गुस्से में आ गया, जो दांत पीसते हुए गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। मूर्ख, क्या तुम्हारे बाल दिमाग में उगाए हैं? वह मुड़ा और शिकायत नहीं रोक पाया। लगता है तुमने बस उन दो राक्षसों को ही मारा है।
जाओ शेंग अपनी बात खत्म नहीं कर पाया कि उसने देखा शिंकुन दोस्ताना अभिवादन में मुट्ठी लहराते हुए आगे बढ़ रहा है। यह देखकर वह चिल्लाया, यह चाल है। उस पल झेंगकुन अचानक रुक गया। तभी उसे एहसास हुआ, स्तब्ध होकर सोचा, गलत हाथ, मुझे मारने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा बायां हाथ उसे सीधे परलोक भेज देगा। इसमें भयानक ऊर्जा है क्योंकि यह पूरी तरह से बदल चुका है। किंगकुन ने पिछली लड़ाई को याद किया। जब उसने टीयर 2 राक्षस निगला तब उसका बायां हाथ टीयर 2 तक पहुंच गया और 8 मीटर लंबे टेंटिकल्स छोड़ सकता था। उसने जोरदार घूंसा मारा। पहले से ही जानता था कि उसकी ताकत आम आदमी से 10 गुना ज्यादा है। कितनी खराब किस्मत। घूंसा सीधे झाओ शेंग के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। जबकि वह आदमी हक्का बक्का था, किंगकुन उसके सिर की चिंता किए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि जब वह राक्षसी स्थिति में नहीं था तब भी उसके पास टीयर 1 राक्षस की ताकत थी। ये घूंसा उसके दिमाग को चूर कर सकता था। यह समझते हुए शिंकुन ने कांपते हुए अपनी ताकत घटा दी। अचानक उसके अंदर मानवता की भावना आ गई। परीक्षण में किसी को मारना ठीक नहीं, कम ताकत से काम चल जाएगा। उसने कहा कि वह ताकत रोक रहा था, लेकिन मुक्का निर्दय था। झाओ शेंग का चेहरा बिगड़ गया और वह खड़ा नहीं रह सका, जमीन पर गिर पड़ा। मशरूम हेड चौंका और चिल्लाया, झाओ शेंग। शियाओ दांव भी उतना ही हैरान था। देखकर कि उसका मुक्का ज्यादा जोरदार था, झेंगकुन चिंतित हो गया, सोचते हुए, अरे नहीं, मैंने खुद को कम आंका। उसने झाओ शेंग को कॉलर से पकड़ लिया, उसे हिलाते हुए और उसकी आत्मा को पुकारते हुए बेताबी से कहा, तुम झाओ शेंग, सही, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मरना मत। वह अभी भी सांस ले रहा है तो ठीक है। यह देखकर कि वह मरा नहीं था, झिंगकुन ने उसे छोड़ दिया, जिससे खून से लथपथ झाओ शांग को गिरने दिया। उसने दूसरों से पूछा, तो क्या आप अभी भी यह एक्सेस कार्ड चाहते हैं? बात करने से पहले क्रू कट वाले ने बेहोश बाल्डी को घसीटा, मदद की गुहार लगाते हुए कि वह राक्षस से खत्म होने वाला था। भाई झाओ, मदद करो। बाल्डी ने राक्षस को उकसाया और अपंग हो गया। मैं अब इस राक्षस को नहीं रोक सकता। जमीन पर पड़े झाओ शेंग ने कांपते हुए शिंगकुन की पैंट का पांचा पकड़ा और सिर झुका लिया। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया उन्हें बचा लीजिए। इसके बाद हम आपको शिंगकुन की मदद के लिए 50,000 देंगे। उसने अपनी गलतियों को मानते हुए झुककर कहा, माफ कर दो, मैं गलत था, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। ये कार्ड सच में आपका है। उसने झाओ शेंग की ओर देखा और तुरंत मान गया। ठीक है। किंगकुन की नजर आराम से कैमरे की ओर गई, निगरानी कक्ष में लोगों को चिढ़ाते हुए। इससे वे इतने गुस्से में आ गए कि फट सकते थे। धत्तेरे की। लीगोंग का नाम हिजड़ा का पर्याय नहीं था, फिर भी उसने तीखे स्वर में गाली दी। कितने बेकार लोग हैं, इतने लोग, फिर भी इतने डरपोक। प्रबंधक चेन शांत थे। उन्होंने माइक्रोफोन से नियंत्रण विभाग को आदेश दिया, हमें परीक्षार्थियों पर दबाव बढ़ाना होगा। राक्षस संख्या 21, 23 को छोड़ दें। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने असहमति जताई। संख्या 21, 23 छोड़ दो। लेकिन प्रबंधक चेन ने पहले ही निर्णय ले लिया था। उन्होंने उन्हें रोककर ठंडे मन से छोड़ दिया। कर्मचारियों के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समझ गए। ली गोंग ने प्रबंधक चेन की योजना की तारीफ की। नंबर 21 से 23 शीर्ष स्तर के प्रायोगिक स्तर 1 के राक्षस हैं। वे अन्य स्तर 1 के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हैं। वह किंगकुन उनका सामना नहीं कर सकेगा। वह मर गया। प्रबंधक चेन ने हाथ हिलाया, ली गोंग की कल्पना तोड़ते हुए। वह नहीं मरेगा। शायद उसने अपनी अलौकिक क्षमताओं को जागृत कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वह एक कदम दूर है। शक्तिशाली राक्षस उसकी जागृति को प्रेरित करेंगे। यह सुनकर वह बहुत घबरा गया और जल्दी से कोई उपाय खोजने की कोशिश की। हाँ, अब हम क्या करें? प्रबंधक चेन ने शांत स्वर में कहा। नंबर 20 के बाद राक्षस प्रयोग क्षेत्र में हैं। प्रयोग और ड्रॉप क्षेत्रों के बीच का दरवाजा खुला है। ठंडे लहजे में उसने एक निर्दयी योजना बनाई जो सभी परीक्षणकर्ताओं की अनदेखी करती थी। ली गोंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे करते हो। दूसरी मंजिल पर जाओ, दरवाजा खोलो, राक्षसों को छोड़ दो। फिर परीक्षण स्थल की मुख्य और बैकअप बिजली आपूर्ति नष्ट कर दो। उसे इतना कठिन काम करने के लिए धकेला गया, वह तुरंत डर गया। मुख्य और बैकअप बिजली आपूर्ति नष्ट कर दो। फिर सभी बंदी राक्षस, वे जल्दी ही पिंजरों से बाहर आ जाएंगे। बिजली ग्रिड के बिना गेट बंद नहीं होंगे। बिजली कटौती से ऊपरी जोन में सिर्फ 15 टीयर 1 राक्षस बचे हैं। प्रयोग क्षेत्र में 18 शीर्ष टीयर 1 राक्षस हैं। वे सभी परीक्षण मैदान में जाएंगे। बिजली कटौती से बटन काम नहीं करेंगे। परीक्षण लेने वाले भाग नहीं सकेंगे। सभी को राक्षस खा जाएंगे। प्रबंधक चेन ने प्रतिभागियों के जीवन के प्रति तिरस्कार दिखाया। परीक्षण लेने वाले यहां मरने के लिए तैयार आए थे। क्या उनकी मौत को सामान्य नहीं मान सकते? वरिष्ठ के दबाव में ली गोंग ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। मैनेजर चेन, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मौत होगी। क्या हम इस कमीशन को छोड़ सकते हैं? उसकी बात न मानते हुए उसका लहजा और कड़ा हुआ। ये फैन परिवार का काम है। हम एडवांस ले चुके हैं। अगर इसे पूरा नहीं किया तो परिणाम जानते हैं। प्रबंधक चेन की आंखों में खतरनाक चमक थी जब उन्होंने ली गोंग के सामने लुभावनी पेशकश रखी। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम नहीं मरोगे। ली गोंग फर्श पर बैठा, पेशकश सुनते हुए। मैं आपको 10 मिलियन और शहर से बाहर भेज सकता हूं। क्या आप करेंगे? पैसे का जिक्र होते ही उसकी हिचकिचाहट गायब हो गई। मैं कर दूंगा। परीक्षण मैदान में विशाल क्षेत्र में छोटे मानव आकृतियां बिखरी थीं। शेंगकुन ने बाएं हाथ से राक्षस का सिर कुचल दिया। पास में झाओ शेंग ने उत्साह से उनका हौसला बढ़ाया। आप अद्भुत हैं भाई। सोचना मुश्किल है कि इन राक्षसों से निपटने में कुशल बनने के लिए आपने क्या सहा होगा। भले ही शेंगकुन ने उसे इतनी जोर से मारा कि वह खून की उल्टी कर रहा था, फिर भी वह देखकर मुस्कुरा रहा था। चिंता मत करो, याई जियाओ शांग तुम्हारे लिए बोलेगा। 50,000 तो 50,000 ही हैं। बाकी लोग भुगतान न करें, फिर भी मैं करूंगा। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। झाओ शेंग का सुझाव सच में चौंकाने वाला था।
मैं अपनी बहन को काम में लाऊंगा ताकि तुम्हारा पैसा चुका सकूं। बिना वजह कर्ज चुकाने के लिए उसे शामिल किया जा रहा था। ये सुनकर शाओ दाओ ने जाओ शेंग के सिर पर थप्पड़ मारा। उसने गुस्से में गाली दी, भाई अब कौन सा कर्ज है जो तुम मुझसे चुकवा रहे हो? गंजा तो पहले ही लैब में लौट गया ठीक होने, तुम्हें भी लौटना चाहिए। जाओ शेंग ने फिर से खून थूका, कराहते हुए कहा, आह आह आह, मेरी गर्दन अभी अभी लगभग टूट गई थी, अब ये सच में टूटने वाला है। पागल भाई को नजरअंदाज करते हुए शाओ दाओ ने झुककर शिंकुन से कहा, असुविधा के लिए खेद है, बचाने के लिए शुक्रिया। उनके सामने एक नाजुक फूल था, फिर भी वह शांत रहे। दोनों तरफ से घिरे झाओ शेंग को खींचा जा रहा था, लेकिन उन्होंने शिंकुन को बुलाना नहीं भूला। भाई, सुनवाई खत्म होने पर मैं आपको देर रात का नाश्ता खिलाऊंगा। उसके पास खड़े दो लोग इस बात के आदी लग रहे थे। किंग-कुन मुस्कुराकर विनम्रता से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही भरा हूं। अचानक शिंकुन का शरीर तनाव में आ गया। उसने तुरंत दूसरों को चेताया, खतरा। एक राक्षस झाओ शेंग के सिर के ऊपर से गुजरा, लेकिन वह अनजान था, अब भी सोच रहा था क्या हुआ। जब तक जानकारी उसके दिमाग में नहीं बैठी, झाओ शेंग ने सिर 90 डिग्री पीछे नहीं किया। जब वह नाक से खून बहने का इंतजार कर रहा था, तब तक उसने उस चीज को नहीं देखा जो अचानक प्रकट हुई थी। राक्षस झाओ शेंग चालाक था। उसने सहारा दे रहे लोगों को धक्का दिया और बोला, भागो। दुर्भाग्य से एक राक्षस जमीन पर उतरा और झाओ शेंग उसका मांसकुशन बन गया। उसे राक्षस के पैर के नीचे दबा देखकर शाओ दाओ ने डर से चीखी, भाई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह घबराकर चिल्लाई, भाई। पास के लोग भी घबराए थे, भाई झाओ। वो यिन भी घबराया, लेकिन उसने देखा कि राक्षस के अचानक प्रकट होने में कुछ गड़बड़ थी। ये क्या हो रहा है? अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, दूसरी लहर इतनी जल्दी क्यों शुरू हो रही है? शिंकुन ने देखा जब राक्षस गिरने लगे, उन्हें घेर लिया। शांकुन ने जेब में हाथ डाले परीक्षण मैदान को देखा, नए समूह की संतानों को देखा जो अचानक प्रकट हुईं और उनकी युद्ध क्षमता का आकलन किया। उन्होंने नियम बदल दिए हैं, शायद पहले हमें जो परीक्षा दे रहे हैं बताना चाहिए था। राक्षस गरजे और हमला करने लगे, उनकी आंखें जुगनुओं जैसी चमक रही थीं। उसने मुंह खोला, सफेद दांत और दुर्गंध दिखाई। किंग-कुन ने हवा में सूंघा, दावत का आकलन किया जिसका वह आनंद लेने वाला था। इन राक्षसों की आभाएं टियर 2 के करीब हैं। ऐसा लगता है कि वे मुझे परीक्षा पास करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए उसने सीधे कैमरे की ओर देखा। पीछे के लोगों पर गुस्से से घूरते हुए एक आंख वाले राक्षस ने झाओ शेंग की टांग पकड़ ली और उसे उल्टा उठा लिया। अचानक हमले से झाओ शेंग गंभीर रूप से घायल हो गया, खून चारों ओर बिखर गया और जगह को मौत के साए से रंग दिया। उस समय मशरूम हेड शायद सबसे स्पष्ट दिमाग वाला था। वह घबराहट में पसीना पसीना था और जल्दी भागना चाहता था। शायद उसमें थोड़ी इंसानियत बची थी, क्योंकि वह शाओ दाओ को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। होश में आओ भाई, जाओ, अब नहीं रहे, हम राक्षसों से घिरे हैं। अगर हम अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। वह अभी भी अपने प्रियजन को खोने के दर्द में थी, सच्चाई मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, वह अभी मरा नहीं। मशरूम हेड की जीने की प्रवृत्ति जाग गई। वह एक महिला के लिए नहीं मर सकता था, इसलिए वह पूरी गति से भागा और शियाओ दाओ को वहां घुटनों पर छोड़ दिया जो राक्षसों से घिरी थी। धत्त तेरी की, माफ करो। वो यान भी भागा, फिर भी हीरो जैसा दिख रहा था। चिल्लाते हुए राक्षस ने झाओ शेंग को चूजे की तरह पकड़ा था। उसका शरीर खून से लाल था। भाई को इस हालत में देखकर शाओ दाओ का दिल दुख से भर गया। वह चीखी और थोड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ी। वह राक्षस की ओर ऐसे दौड़ी जैसे पतंगा आग की ओर, लेकिन यह तो ऐसा था जैसे चींटी पेड़ हिला रही हो। शाओ दाओ को लगा कि यह बिना दिमाग का राक्षस इंसानी भाषा समझ सकता है और वह उस पर चिल्लाती रही, मेरे भाई को छोड़ दो। आखिर में वह झाओ शेंग को बचाने में असफल रही और खुद को और खतरे में डाल लिया। शाओ दाओ ने राक्षसों को गुस्सा दिला दिया था। जब वह जमीन पर गिरी, वे उसे घेर चुके थे। शाओ दाओ ने आंखें बंद कीं और आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे जब उसने अपने अंतिम पछतावे भरे शब्द कहे, माफ करो भाई, हम हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे, इस बार साथ में मरेंगे। इससे पहले कि वह पूरी कर पाती, उसे पीछे से जोरदार खींच से गिरा दिया गया। असारू गायब था, उसकी जगह डरावनी चीख थी। जिसने खींचा वह शिंकुन था। उसने उसे राक्षसों के घेरे से बाहर खींच लिया। क्या तुम पागल हो? शिंकुन के सांत्वना के शब्द बहुत कठोर थे। तुम मरने वाले हो, दिखने की परवाह क्यों? अगर मरना ही है तो किसी हैंडसम लड़के के साथ मरो। भाई के मृत चेहरे को देखने का क्या फायदा? शाओ दाओ के आंसू टूटे मोतियों जैसे गिरे जब वह भाई की किस्मत पर विलाप कर रही थी। शिंकुन ने उसे पीछे खींचा और अकेले आगे बढ़े, अपनी ताकत से आश्वासन दिया, मैं उसे खाने नहीं दूंगा, तुम वहां जाकर इंतजार करो। उसने कहा कि वह शाओ दाओ को जाने देगा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, कैंग-कुन ने उसे पीछे खींच लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि शाओ दाओ की आत्मा डर से बाहर निकल गई होगी। उसकी बातें हवा की तरह निकल गईं। कोई उसे पकड़ ले। वो यिन को यह हिस्सा कैसे मिला और चुना गया? जब किंग-कुन ने शाओ दाओ को उसकी ओर फेंका, वो यिन खुद से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या वह मुझसे बात कर रहा है? ओ भगवान! शाओ दाओ वो यिन पर गिरा, जो पैनकेक की तरह दब गया। किंग-कुन ने इसे नजरअंदाज किया। उसकी सारी ऊर्जा उन प्राणियों से निपटने में लगी थी। जैंग-कुन ने सबसे बुरा सोचा, अगर राक्षस झाओ शेंग को खा लेता और स्तर 2 में बदल जाता तो उसे बायां हाथ बदलना पड़ता, जो बहुत मुश्किल होता। परीक्षण स्थल में 3 राक्षस पास आए, उसे नजदीकी मुकाबले में उलझाना चाहते थे। एक ने झाओ शेंग की टांग मुंह तक उठाई, काटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी मुद्रा ने किंग-कुन को उकसाया। उन्हें खाना निगलने नहीं दे सकता था। पीछे से झपटने वाले 2 राक्षसों को नजरअंदाज करते हुए किंग-कुन ने आगे बढ़कर झाओ शेंग को पकड़े राक्षस को आदेश दिया। उसे पता था कि यह इंसानी भाषा समझने के लिए काफी नहीं था। मेरे लिए मुंह के पास वाले को छोड़ दो। शाओ दाओ, जो वू यिन पर बैठा था, अब चौड़ी आंखों से देख रहा था।
अपने भाई को बचाने के लिए हैरान और आभारी था। वह अकेले 3 राक्षसों के बीच गया। शेंगकुन ने ध्यान खींचने की योजना बनाई थी। शाओ दाओ ने कहा, अरे दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, क्या आप मेरी तरफ ध्यान देंगे? उसने गुस्से में कहा, लेकिन वे सीमित समझ के कारण उलझन में थे। तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सामने नहीं खाऊं तो तुम मुझे दुश्मन नहीं मानोगे, है ना? खाना वहीं था, फिर भी शिंगकुन उसे लेना चाहता था। उसने बाएं हाथ से राक्षस के हाथ पर वार किया, जो झाओ शेंग को पकड़े था। अपनी मंशा जताना नहीं भूला, मुझे खाना दो, मैं आभारी रहूंगा। अंत में झाओ शेंग की टांग पकड़े हुए शिंगकुन ने अपने 3 प्यारे बच्चों को दिलासा दिया, भूख लगी है, डरो मत। इस बिंदु पर शिंगकुन ने झाओ शेंग को घेराबंदी से बाहर फेंका, जैसे शाओ दाओ के साथ किया था। राक्षसों के लिए शिंगकुन ने खास उपाय अपनाया। थोड़ी देर में मैं तुम सबको खा लूंगा, फिर भूख नहीं लगेगी। सिंहासन। झाओ शेंग का शरीर अकड़ा, जमीन पर खिसकते हुए, फिर भी उसने सिर उठाकर शिंगकुन की ओर देखने की कोशिश की। झाओ शेंग ने उसे ऐसे देखा जैसे भेड़ियों के बीच मुर्गी हो। यकीन नहीं हो रहा था कि वह राक्षसों से बच गया। फिर वह जमीन पर कुछ और बार लुढ़का, जैसे खून से लथपथ एक्शन मूवी का हीरो हो। उसके आंतरिक अंग ऐसे लग रहे थे जैसे वे बाहर आने वाले हों। बहुत दर्द हो रहा है, मैं टूट जाऊंगा। झाओ शेंग की बहन श्याओ दाओ खुशी से दौड़ी। भाई। इस समय वह चकराया और श्याओ दाओ से पूछा। धुंधले में उसने उसे उठने में मदद की और आंसू भरी आंखों से बताया कि वे मौत से कैसे बच गए। भाई, उसने हमें बचाया। झाओ शेंग ने सिर हिलाया और बहन को बेचने का नया तरीका सोचा। इतनी बड़ी कृपा के लिए श्याओ दाओ, तुम्हें उससे विवाह करना चाहिए। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, वह भयंकर जानवर में बदल गई और दिव्य दंड की तरह झाओ शेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने खून की बूंद थूकते हुए कहा, शाओ डाओ, क्या तुम अपने भाई को मारना चाहती हो? अब वक्त था कि झाओ शेंग गंभीर हो जाए। उसने ठंडे स्वर में कहा, मजाक बंद करो, हमें तुरंत इस परीक्षण स्थल से निकलना होगा। शाओ दाओ ने उसे उस कार्ड के बारे में बताया जो परीक्षण स्थल के बीच में गिरा था। लेकिन भाई, एक्सेस कार्ड वहीं गिरा था। तुम मुझे लैब तक ले चलो और फिर कोशिश करो। झाओ शेंग की गंभीर आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं, भाग मत लो, उसने शाओ दाओ से सहारा देने को कहा जब वह खड़ा हुआ और बोला, यह परीक्षण अजीब है, मुझ पर भरोसा करो। अंत में शाओ दाओ ने मान लिया। उसने गंभीर रूप से घायल झाओ शेंग को कंपार्टमेंट नंबर 6 में सहारा दिया। ठीक है। दूसरी ओर शिंगकुन पीछे झुके और राक्षस के हमले को आसानी से चकमा दिया। शिंगकुन ने कहा, मैं बता दूं, एक स्तर 1 का राक्षस एक दिन के लिए मेरी भूख मिटाने के लिए काफी है। एक और राक्षस ने उस पर वार किया। उसने फौरन बायां हाथ उठाकर रोक लिया। हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए चिंगकुन ने अन्य परिस्थितियों को गिनाया, और वह भी बिना भगवान की ज्वालाओं का उपयोग किए। अगर मैंने इसका उपयोग किया होता, राक्षस की बांह में छेद हो गया। उसने ठंडे मन से खून बिखरते देखा, फिर भी दिल में दर्द हुआ। तुम्हें पचाने में 10 सेकंड लगेंगे, खपत ज्यादा है। उसने बाएं हाथ से राक्षस को छेदा। घाव पर लाल रोशनी चमकी जब शिंगकुन ने गर्व से कहा, स्तर 3 तक बढ़ने के लिए तुम्हारे जैसे 100 को निगलना होगा। उसके सीने के घाव से उसकी बांह आकाश की ओर उठी और जहां भी बांह गई, राक्षस सोख लिया गया। चिंगकुन के हाथ ने राक्षस के शरीर का आधा हिस्सा वैक्यूम क्लीनर की तरह निगल लिया, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा दर्द में चिल्ला रहा था। वह जीवन पर पछतावा करने से खुद को रोक नहीं पाया, फिर भी उसने उन्हें मीठे शब्दों से बहलाया। विकास का रास्ता सच में कठिन है, तो क्यों न तुम मुझे शांति से खा लो। जब उसने राक्षस को पूरी तरह सोख लिया और सिर्फ हवा बची, तब उसने छत की ओर देखा। ऊपर का दरवाजा खुला था। उसने समय का अनुमान लगाया और देखा कि ड्रॉप हैच फिर से खुल गया था। अंतिम लहर जल्दी आई, पर झाओ भाई बहन घबराए नहीं। वे अंधेरे कक्ष में दौड़े, दीवार पर बटन दबाते हुए, और मृत्यु के द्वार पर ही समझ पाए कि सबसे कीमती क्या था। झाओ शेंग को पहले ही प्रतियोगिता की असामान्यता का एहसास हो गया था। हमारे भविष्य से ज्यादा हमारी जिंदगियां अहम हैं। इस परीक्षण में जोखिम पहले से बढ़ गए हैं। उसने बटन दबाया, पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। झाओ शेंग घबरा गया, सोचते हुए, क्या हुआ? बिजली गायब थी। उसी वक्त शाओ दाओ का चेहरा पीला हो गया, जैसे कुछ देखा हो। शाओ दाओ कांपते हुए बाहर इशारा कर रही थी। उसकी आवाज डर से भरी थी। भाई, बाहर देखो, छत से कई राक्षस कूद रहे हैं। स्पाइडरमैन की तरह नीचे की भीड़ छिपने की जगह खोजने दौड़ पड़ी। शाओ दाओ उस दृश्य से डर गई। इतने सारे राक्षस लगातार प्रवेश द्वार से गिर रहे थे। बहुत सारे। एक कोने में छात्र लड़ रहे थे, एक दूसरे को घायल कर रहे थे, और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक छात्र ने सुनहरा कार्ड छीन लिया और चिल्लाया, ये मेरा है। वह झुका, कार्ड की रक्षा करते हुए भीड़ की अनदेखी की। उनके चेहरे लालच से भरे थे। मैं ट्रांसेंडेंट अकादमी लौटना चाहता हूं। मैं जागना और ताकत पाना चाहता हूं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उस सुनहरे कार्ड की रक्षा करने की कसम खाई। मैं धन और महिमा चाहता हूं। मैं उन बदमाशों से बदला लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे तंग किया। छात्र के चेहरे पर आत्मविश्वास और विद्रोही भाव था। हार मत मानो। अचानक एक बड़े राक्षस ने किसी के बाल पकड़कर चेहरा जमीन पर पटक दिया। प्रशिक्षु ने ऊपर देखा और चारों ओर का दृश्य देखा। वह राक्षसों से घिरा था जो इंसानों को फाड़ रहे थे। स्तब्ध होकर उसने खुद से कहा, इतने राक्षस कैसे हो सकते हैं? उसका चेहरा डर से पीला हो गया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? इतने राक्षस नहीं हो सकते, असंभव। ऊपर से लीगोंग आराम से नीचे की अराजक चीखों को देख रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए कहा, अब जब मैंने बैकअप पावर नष्ट कर दी है तो कोई वापसी नहीं। इसका दोष शिंगकुन पर डालो। उसने गुस्से में दांत पीसे और नीचे देखा। अगर वो नहीं होता तो मैं इन 33 राक्षसों को छोड़ने के लिए मौत की सजा का जोखिम नहीं उठाता। अचानक लीगोंग ने नीचे से नजर महसूस की और चौंक गया।
उसने मुझे कैसे देखा और वह नीचे मुस्कुरा रहा है। शिंकुन ने हल्की मुस्कान दी और उसकी ओर देखा। यह देखकर ली गोंग और चिढ़ गया और घमंड में बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। तुम जल्द ही रोगे। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए एक दोस्ताना उंगली उठाई और उत्तेजक तरीके से कहा, सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मुझे ये 10 मिलियन नहीं मिलते। ली गोंग अपने सपनों के बारे में शेख ही बघारता रहा। कल मैं विदेश जाऊंगा और बेफिक्र जीवन जीऊंगा, जबकि तुम। ली गोंग ने देखा कि शिंकुन उसे अनदेखा कर रहा था और राक्षसों का सफाया कर रहा था। फिर शिंकुन ने राक्षस का हाथ ली गोंग की ओर फेंका, जिसे राक्षस खा लेंगे। उसने देखा कुछ उसकी ओर उड़ रहा है। कैसे? हाथ ऊपर उड़कर उसके पास से निकल गया। यह देखकर ली गोंग हंस पड़ा। क्या तुम गुस्सा निकालने के लिए कुछ सीधा भी नहीं फेंक सकते? उसे उम्मीद नहीं थी कि हाथ फिर से उसकी गर्दन के पीछे गिरेगा। बेकार। ली गोंग ने गाली खत्म की ही थी कि उसे धक्का लगा। वह तुरंत घबरा गया, ठंडे पसीने में लथपथ हो गया और निराशा में चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं चाहता। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा, राक्षसों के बीच। डर ने उसे जकड़ लिया। प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। मैं गिरना नहीं चाहता था। कांपते हुए ली गोंग ने शिंकुन से मदद मांगी, मुझे बचा लो। उस पल ली गोंग का सुंदर भविष्य का सपना टूट गया। अब पैसे का उसकी जान के सामने कोई मोल नहीं था। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, शिंकुन ने हंसते हुए कहा। यहां बहुत राक्षस हैं। मैं बाकी प्रशिक्षुओं को नहीं बचा सकता तो तुम्हें क्यों बचाऊं? उसने हंसते हुए कहा। जब उसने एक राक्षस को आसानी से मार गिराया, यह आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारी ओर कोई राक्षस नहीं धकेला। उसने तिरस्कार और उपहास का भाव पहना था। ओह, गलती से एक को धक्का दे दिया। लगता है तुम स्वादिष्ट भोजन बनोगे। जैसे ही राक्षसों की भीड़ उस पर झपटी, ली गोंग ने निराशा में चिल्लाया, नहीं। अचानक राक्षस की आंखें हरी चमकने लगीं। उसकी पीठ पर पूंछ जैसी संरचना थी जिसका नुकीला सिरा चमक रहा था। वह पल भर स्थिर रहा, फिर घूमकर उस चमकती संरचना को मुंह की तरह खोलकर सीधे शिंकुन की ओर बढ़ा। एक भयानक राक्षस की चीख आई, गद्दार। उसके बाद बाकी ने भी उस पर ध्यान दिया। उन्होंने दांत दिखाए, आक्रमण की मुद्रा में आ गए और गुस्से से गरजने लगे, गद्दार, हमें गद्दार को मारना है। राक्षसों की भीड़ खतरनाक तरीके से आ रही थी। किंगकुन घेरे के बीच खड़ा था, फिर भी शांत और स्थिर, जैसा कि स्तर 2 के राक्षसों से उम्मीद थी। वे मूर्ख नहीं हैं। वे उन राक्षसों की गंध ले सकते हैं जिन्हें मैंने खाया। क्यों ना हम इस पर चर्चा करें? क्या आप दूसरों को मेरे खिलाफ नहीं कर सकते? लगता है इसका जवाब नहीं है। एक और आकृति ऊपर आई, जो नीचे देख रही थी और स्थिति का आकलन कर रही थी। इन हालात में ली गोंग को मारना, फैन परिवार का मिशन पूरा करना इतना सरल नहीं है, लेकिन यह अंत होना चाहिए। सुपरवाइजर चेन के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई जब उन्होंने नीचे घृणा और उम्मीद से देखा। 30 से अधिक राक्षस प्रशिक्षुओं को निगलकर लगातार विकसित हो रहे हैं। ऐसे में 3 सितारा पारलौकिक भी इस प्रशिक्षण क्षेत्र से जीवित नहीं निकल सकता। पर्यवेक्षक चेन मुड़े और धीरे धीरे संगरोध क्षेत्र में गए। उसने अपनी शक्ति केंद्रित की और कांटों की ओर निशाना साधा, पूरे आत्मविश्वास से। जब तक मैं अंतिम द्वार बंद कर दूं, सुपरवाइजर चेन ने अपनी मुट्ठी कस ली। यह कमीशन। उनके इशारे से दरवाजे को रोकने वाले कांटे टूट गए। गेट धड़ाम से बंद हुआ। अब अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। सुपरवाइजर चेन ने आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला, यह तय हो गया। दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार के पास नियंत्रण कंसोल के पास उनके 2 मेहनती अधीनस्थ थे। एक कुर्सी पर डहा था, दूसरा डेस्क पर फैला था। दोनों सुस्त और थके हुए लग रहे थे। पर्यवेक्षक चेन ने पानी का कप उठाया और बेरहमी से 2 कर्मचारियों पर फेंक दिया। चश्मा पहने व्यक्ति के चेहरे और नीले बालों वाले के सिर पर पानी गिरा। दोनों ने धीरे से आंखें खोलीं और जाग गए। पर्यवेक्षक चेन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, जिससे कुछ उपकरण टूट गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यहां क्या हुआ? प्रशिक्षण स्थल की बिजली क्यों गई? कैमरे बंद हैं और दरवाजे नहीं खुल रहे। चश्मा पहने व्यक्ति अभी भी उनींदा था, पूरी तरह से जागा नहीं था। उसने धीरे धीरे सिर खुजलाया, जबकि नीले बालों वाला व्यक्ति तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा था। सुपरवाइजर, यह हमारी गलती नहीं है। ली गोंग ने हमें बेहोश किया। हाँ, वही था जिसने बैकअप बिजली को नष्ट किया। पर्यवेक्षक चेन गुस्से में आ गए। उनका स्वर ऊंचा हो गया जब उन्होंने आदेश दिया, तुम लोग जिम्मेदारी मत टालो, यह तुम्हारी कर्तव्य की उपेक्षा है। जाओ, अभी बिजली ठीक करो। प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर बैकअप उपायों के कारण बचाव दल अंदर नहीं आ सकता। नीले बालों वाले आदमी का चेहरा उतर गया और उसने घबराकर कहा, इसमें 30 मिनट लगेंगे। पर्यवेक्षक चेन के होंठों पर चालाक मुस्कान थी, जैसे लोमड़ी। 30 मिनट काफी हैं, इसे ठीक करवा दो। भगवान ही जाने ली गोंग ने वहां क्या किया। चश्मे वाला आदमी पसीने में था और दूसरी ओर इशारा कर रहा था। उसने फौरन रुकने को कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ली गोंग ने अंदर के राक्षस छोड़ दिए तो हमें तुरंत क्लीनर मुख्यालय को सूचित कर दरवाजा तोड़ने के लिए कहना चाहिए। यह सुनकर नीले बालों वाला और भी पीला हो गया और उसने चश्मे वाले की ओर देखा। सुपरवाइजर चेन डेस्क पर झुके और चश्मा पहने आदमी के करीब आए। इसे तोड़ दो, ठीक है। आप नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, कम से कम 100 मिलियन। चश्मा पहने आदमी थोड़ा पीछे हट गया, पसीना पोंछते हुए। सफाई कर्मियों को क्यों बुलाएं? कह दें कि रखरखाव कर्मी को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसने अंदर की सुविधाएं नष्ट कर दी। फिर सफाई कर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया। मामला सुलझने पर पर्यवेक्षक चेन ने जाते जाते एक याद दिलाई, बहुत हुआ बकवास, बस बिजली चालू कर दो। चश्मे और नीले बालों वाला आदमी थका था, अभी उसके गुस्से को सहा था। जी सर। सुपरवाइजर चेन का चेहरा कपटी और बेशर्म था। आधे घंटे में प्रशिक्षण मैदान में सिर्फ राक्षस होंगे। इस बीच प्रशिक्षण मैदान में अफरा तफरी थी और सब कुछ लाल रंग में डूबा था। लोग निराशा में संघर्ष कर रहे थे, राक्षसों की भीड़ में फंसे थे। दरवाजा नहीं खुल रहा, हमें बाहर निकालो। मैदान अंधेरे में था, बस लाल बत्तियां थीं।
तभी कोई जैकेट की जिप खोल रहा था, चारों ओर देख रहा था और धीरे धीरे शक्तियों का जिक्र कर रहा था। प्रशिक्षण मैदान की छत पर कैमरों को निगरानी करनी थी। उन्होंने लाइट्स बंद की, कैमरा फीड्स काटी और सभी निकास सील कर दिए। शिंगकुन ने अपनी आस्तीन के कफ धीरे धीरे खोले, जबकि बगल में खड़े राक्षसों का समूह दांत दिखा रहा था। अब शिंगकुन की असली ताकत प्रकट हुई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा बदलने लगा, लंबी धारियां गर्दन तक फैल गईं। वह स्थिति से गुपचुप खुश था। मैं आभारी हूं। अब मैं बिना रुके रूपांतरण कर सकता हूं। शिंगकुन ने हंसते हुए अपनी आस्तीनें खोली, एक मांसल भुजा को दिखाया जो नीले दरार पैटर्न से ढकी थी। आओ भाइयों, विदा करो। वह आगे बढ़ा। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। जिस राक्षस को उसने छुआ वह तुरंत नष्ट हो गया। कुछ ही देर में राक्षसों का भोज खत्म हुआ। उसका चेहरा अब फूला और गोल लग रहा था। मैं भरा हूं, बहुत भरा। जब वह राक्षसों से लड़ रहा था उसने अपनी अवशोषित ऊर्जा का आकलन किया। अवशोषित ऊर्जा मेरी उम्मीदों से अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राक्षसों ने कई प्रशिक्षुओं को खा लिया था जो सभी अप्रबुद्ध अतिमानव थे। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को खा लिया जिनके पास अलौकिक जीन थे। जेंकुन ने रुक रुक कर कहा। उनका चेहरा अचानक बदल गया जब उन्होंने राक्षसों की ओर उदासीनता से देखा। कोई और उपाय नहीं, कमजोरी बेकार है। चाहे वह राक्षस जीन हो या पारलौकिक जीन, सब मानव उत्पत्ति हैं। चाहे उन्हें पचाना कितना भी कठिन हो, मुझे सहना होगा। केवल ताकतवर बनकर ही मैं नरक में जा सकता हूं और राक्षस देवता का सामना कर सकता हूं। अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? राक्षस पीटे जा रहे थे, फिर भी वे एकजुट होकर बढ़ते रहे। गद्दार ने बाधा डाली। चिंकुन नाराज दिखे। चुप रहो, मैंने कहा। भाइयों, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। उसने राक्षस को फिर मारा, जिससे वह बिना निशान गायब हो गया। मैं असली मालिकों से बात कर रहा था, तुम विदेशी तत्व। किंगकुन ने गंभीरता से चिल्लाया, सच में गुस्से में। तुम परजीवी, जिन्होंने मेरे साथियों के शरीर चुराए हैं। मैं तुम सबको और तुम्हारे राजा को मिटा दूंगा। अचानक उसे एहसास हुआ। शिंगकुन ने बगल में देखा, चेहरे पर हैरानी थी। मेरा बायां हाथ फिर से बढ़ रहा है। हाँ, राक्षस जीन, बेहतरीन जीन, ऊर्जा सच में काफी है। शिंगकुन की आंखों में लाल रोशनी की किरणें चमकीं। पिछले जीवन की यादें बाहर आ रही हैं। एक एन्क्रिप्टेड डेटा धारा दिखती है और अराजक रूप से फैलती लाल दरारें भी। स्तर 3 विकास। मस्तिष्क पहले बढ़ता है। हर राक्षस नेटवर्क से जुड़ा है। यह ऐसा है जैसे $100 का फोन टियर 3 नेटवर्क तक पहुंच जाए। यह उसे $1000 के फोन में बदल देता है, जिससे वह अन्य $100 के फोन को नियंत्रित कर सकता है और $10,000 वाले फोन का भी पता लगा सकता है। अचानक चीजें नियंत्रण से बाहर होती प्रतीत हो रही थीं। यह अच्छा नहीं है। मुझे तुरंत ही राक्षस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना होगा। वह एक शांत जगह में था, लाल और काले रंगों से भरी। शिंगकुन के सामने अंधकार था, अग्नि की लाल दरारों से ढका। मैं उन्हें खोज सकता हूं और वे मुझे। शिंगकुन ने बाएं हाथ को कसकर पकड़ा और घुटनों पर गिर गया। जबरदस्ती डिस्कनेक्ट। बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी भी धीमा है। प्रशिक्षण मैदान में दूर एक समूह बहस कर रहा था। जिसने हमें बचाया वह झाओ शेंग का बॉस है। अब वह हमारे कारण गंभीर रूप से घायल है। हम भाई हैं, हमें वफादार रहना होगा। तुम उसे लूट नहीं सकते। दांत भींचकर संघर्ष करते हुए किंगकुन ने शोर सुना और देखा, कुछ प्रशिक्षु अब भी बचे हैं। उसने सोचा कि शोर मचाने वाला भाई तियान था। वह धमकाते हुए आगे बढ़ा और झाओ शेंग को लात मारी। हम सिर्फ फायदे के लिए साथ थे। झाओ शेंग, तुम बदमाश हो। सच में सोचते हो कि तुम ही बॉस हो? तुम मूर्खों की तरह आगे बढ़े। ये हमारा मौका है। सिर्फ 3 एक्सेस कार्ड बचे हैं। अंत में हर आदमी खुद के लिए होता है ना? मशरूम हेड पीछे खड़ा था, बोल नहीं पाया। उसे यह सही लगा। माफ करना भाई झाओ। भाई तियान सही है। झाओ शेंग ने खून थूका। गंभीर चोट को पकड़ते हुए मुश्किल से खड़ा हुआ। शाओ दाओ चिंतित होकर उसके पीछे दौड़ा, सहारा देने के लिए। भाई तियान के साथी ने उस पर उंगली उठाई और ताना मारा। हमने उसे राक्षसों से लड़ने को नहीं कहा था। वह बहादुरी दिखाने और उन्हें मारने की कोशिश में घायल हो गया। अगर दोष देना है तो खुद को दे कि उसने हीरो बनने की कोशिश की। फिर तीनों ने नए लक्ष्य किंगकुन की ओर रुख किया, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और हाथ पकड़े था। बच्चे, तुम घायल हो। एक्सेस कार्ड्स दे दो। अगर नहीं चाहते कि हम तुम्हें मारें तो हमें पता है बाकी कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। हमने तीनों को जीता। झाओ शेंग ने दांत भींचे, खून बहते घाव पर जोर से दबाया और शाओ दाओ से धीरे धीरे कहा, शाओ दाओ, हिलो मत। मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। हम उन्हें हमारे शुभचिंतक को तंग नहीं करने देंगे। दूर से वू यिन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, झाओ शेंग, वहां मत जाओ। वह आगे झुककर जोर से चिल्लाया, मत जाओ, तुम मरोगे, तुम जरूर मरोगे। झाओ शेंग ने उसकी ओर देखा, हैरान और आशा से भरा। वू यिन, तुम्हारी मानसिक शक्ति ने कुछ पकड़ा। इस बीच भाई तियान का समूह खतरे से अनजान सीधे आगे बढ़ता, उसकी असली रंगत दिखाते। वह धमकी भरी मुस्कान के साथ बोला, बच्चे, इन्हें खुशी से दे दो। अधीर होकर भाई तियान ने हाथ ऊंचा किया। शेंग उनसे कार्ड्स खोजने को तैयार। हम खुद ले लेंगे। मशरूम हेड और दूसरा प्रशिक्षु पीछे चल रहे थे, घबराहट में पसीना बहाते हुए। जैसे ही वह चाल चलने वाला था, जगह जोर से हिलने लगी। एक बड़ी पूंछ प्रकट हुई जो ठीक वहीं गिरी जहां भाई तियान खड़े थे। शिंगकुन ने फुर्ती से बचने के लिए छलांग लगाई। मशरूम हेड स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह समझ पाता, उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। वह भाई तियान के पीछे खड़ा था और सब देख लिया। क्या हुआ? मशरूम हेड के सामने एक विशाल जीव ने किसी को कुचल दिया और वे गायब हो गए। क्या मैंने कुछ गलत देखा? भाई तियान, वे कुचल दिए गए। अब मशरूम हेड का चेहरा और कपड़े खून से सने थे। वह कांपते हुए ऊपर देखने लगा। यह भयानक राक्षस था, अनगिनत चमकती आंखों और तीखे शल्कों से ढका विशाल शरीर। मशरूम हेड ऊपर देखता रहा, निशब्द और हकलाते हुए। पृथ्वी ड्रैगन ने डरावने ढंग से मुंह खोला, दांत दिखाए और अपनी हजारों आंखों से चारों ओर देखा।
झाओ शांग, वुयिन, शाओदाओ और बाकी सब पर असर हुआ। उनकी आंखों और नाक से खून बहने लगा। सहन न कर पाने के कारण समूह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। मशरूम हेड, जो पृथ्वी ड्रैगन के पास था, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी आंख, नाक, कान और मुंह से लाल सिरप बहा। अंततः सीमा पर पहुंचकर वह इसे सहन नहीं कर पाया। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं। मैंने अखबार में देखा था। धुंधली स्थिति में मशरूम हेड ने एक दृश्य याद किया। आतिशबाजी चमक रही थी और दक्षिण के छोटे शहर के ऊपर आकाश ढका था। उसने विशाल अर्थ ड्रैगन की छवि याद की जो गांव को तबाह कर रहा था। 4 सितारा ट्रांसेंडेंट के बिना अर्थ ड्रैगन आया। स्थानीय क्लीनर ब्यूरो और शहर तबाह हो गए। स्थानीय 4 सितारा ट्रांसेंडेंट मदद के लिए आए, पर वे सिर्फ अर्थ ड्रैगन को भगाने में सफल रहे। मशरूम हेड कांपता रहा। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल बैठ गया, ऊपर अर्थ ड्रैगन की ओर देखते हुए जो उस पर मंडरा रहा था। सब खत्म। अब एक्सेस कार्ड्स के लिए लड़ने का क्या मतलब, उसने कहा और उसकी पूंछ ने झपट्टा मारा। मशरूम हेड चपटा हो गया। प्रशिक्षण सुविधा में सब मरने वाले हैं। शिंगकुन सुरक्षित दूरी पर खड़ा था, स्थिति देख रहा था। धिक्कार है। राक्षसों के नेटवर्क को किसी भयानक चीज ने निशाना बनाया है। पृथ्वी ड्रैगन अभी भी ऊपर सुरंग खोद रहा था और पूरी तरह बाहर नहीं आया था। उसने निशाना साध लिया। पृथ्वी ड्रैगन ने तेजी से पूंछ उस जगह मारी जहां शिंगकुन था। धुआं और धूल उठी। उनके राजा को मारो। कितना लंबा और कठिन रास्ता है। इसने मौका नहीं छोड़ा, दिशा बदली और धुएं में घुस गया। शिंगकुन कमजोर नहीं था। उसने आसानी से पृथ्वी ड्रैगन को एक हाथ से रोक लिया। पृथ्वी ड्रैगन की ताकत अफवाहों के मुताबिक भयानक है। उसका बायां हाथ बुरी तरह घायल था, कुछ उंगलियां नहीं थीं। मांसपेशियों की ताकत का अंतर बहुत है। मैं इसे सीधे नहीं रोक सकता। मुझे ला पाने का तरीका खोजना है। शिंगकुन का हाथ बदल गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ठीक हो गईं और उसने पहले देखे गए राक्षसों की पूंछ जैसी एक उपांग भी बना ली। पृथ्वी ड्रैगन भी कम नहीं था। उसने मुंह खोला। तेज दांतों की पंक्ति दिखी जो प्रकाश किरण छोड़ने की तैयारी में थे। किंगकुन चौंका, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, यह पृथ्वी ड्रैगन बस एक पूंछ है। 2 मिनट पहले माता पिता प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर थे। प्रशिक्षुओं के माता पिता बेचैनी से टहल रहे थे और धीमी आवाज में प्रार्थना कर रहे थे। कृपया बोधिसत्व, मेरे छोटे टेन को आशीर्वाद दें ताकि वह अंतिम परीक्षा पास कर सके। मैं 10 साल तक शाकाहारी रहने को तैयार हूं। एक जोड़े ने एक दूसरे की ओर देखा और आह भरी। इस परीक्षा में मृत्यु दर है। मेरी राय में उसे फिर से मौका नहीं देना चाहिए था। अच्छा होता कि वह संरक्षित नागरिक बन जाता, पति ने तुरंत पलटकर कहा, और शांति से मरने की प्रतीक्षा करता। क्या आपको लगता है कि यह अभी भी 20 साल पहले की बात है? एक युग जिसमें राक्षस नहीं थे। आजकल अलौकिक क्षमताओं के बिना आप किसी भी समय खतरे में हैं। एक स्थिर नौकरी ढूंढना तो दूर की बात है। अलौकिक बनना ही खुद और परिवार की सुरक्षा का उपाय है। क्या आप मानते हैं कि ये प्रशिक्षु मूर्ख हैं? पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, बस आशा है कि बोधिसत्व उसकी रक्षा करें। जियू दूर खड़ी चुपचाप सुन रही थी। वह बंद गेट को चिंतित देख रही थी। प्रशिक्षण मैदान सामने था। अंदर की बिजली 10 मिनट पहले अचानक गई और अब तक नहीं लौटी। क्या यह परीक्षा का हिस्सा है? जियू ने चिंतित होकर प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे की ओर इशारा कर वहां खड़े 2 गार्डों से पूछा, नमस्ते, मैं ट्रांसेंडेंट एकेडमी का छात्र हूं। मुझे लगता है कि प्रशिक्षण मैदान की बिजली में कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर सभी माता पिता आश्चर्य से चिल्लाए। सामान्य नहीं। गार्ड चौंके। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा, उसे कैसे पता चला? बाहर से गार्ड दिखा रहे थे जैसे कुछ गलत नहीं है और जियू पर चिल्लाए, तुम क्या कह रहे हो? अंदर सब ठीक है। वापस जाओ और बैठो, नहीं तो हम तुम्हें यहां रुकने नहीं देंगे। यह सुनकर उसने हाथ उठाया और कहा, मेरी अलौकिक शक्ति बिजली है। मैं सच में इसे महसूस कर सकती हूं। गार्ड जियू की तरफ गुस्से से इशारा करता है, तुम किस परिवार से हो? यहां सिर्फ परिवार के लोग रह सकते हैं। अचानक जियू का चेहरा सख्त हो गया। उसे अंदर से बड़ी ताकत महसूस हुई। गार्ड, जो अब तक नहीं समझ पाया था, ने सख्ती से पूछा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? एक कंपन फैला जिससे इंतजार कर रहे माता पिता ने सीने पकड़ लिए और कराह उठे। मेरा दिल दुख रहा है। दोनों गार्ड भी घुटनों पर गिर गए और हैरानी में चिल्लाए। सब एक साथ डर क्यों महसूस कर रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? ये बहुत अजीब है। कुछ गलत हो रहा है। जियू ने सीने को पकड़ा। भौहें दर्द से सिकुड़ी। बिजली कटने और इस अजीब एहसास को सोचते हुए, प्रशिक्षण मैदान में कुछ हुआ होगा। उसे दरवाजा खोलते और अंदर जाते देख 2 गार्ड गुस्से में चिल्लाए, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। जियू अंदर गई और मोड़ पर रुक गई। प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार के बारे में सोचते हुए उसने दाईं ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यही सही रास्ता है। रखरखाव प्रमुख ने मरम्मतकर्ताओं से कहा, जल्दी करो और इसे ठीक करो। अंदर लोग गेट खुलने की राह देख रहे हैं। पर्यवेक्षक ने कहा, दूसरी मंजिल का गेट बंद है। हम बस पहली मंजिल का गेट ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कामगार बोले, जी सर। उसने मन में भौहें उठाई और व्यंग्य से मुस्कुराया। इसे ठीक करना बस दिखावा है। अभी जो दबाव महसूस हुआ वो मिसाइल प्रूफ गेट के बावजूद महसूस किया जा सकता था। अंदर जरूर कोई भयानक राक्षस होगा। इस गेट के होने से ज्यादा सुरक्षित है। ऐसी गड़बड़ी में क्लीनर मुख्यालय को पहले से पता होना चाहिए कि सही क्या है। अब इसे धीरे धीरे ठीक करना है ताकि हम इसे पूरा कर सकें। जैसे ही क्लीनर की टीम पहुंची, अचानक जियू पीछे से आई और बोली, मुझे करने दो। रखरखाव प्रमुख ने सुना और पूछा, तुम कौन हो? किसने तुम्हें आने दिया? तुरंत बाहर जाओ। जियू ने सीने पर हाथ रखकर परिचय दिया, मैं ट्रांसेंडेंट अकादमी में पहले साल की छात्रा हूं। मेरे पास 95 ट्रांसेंडेंट जीन है। मेरी क्षमता बिजली है। मैं यहां बिजली बहाल कर सकती हूं। टैबलेट पकड़े उसने उसकी ओर देखा और विरोध किया।
पहले साल की छात्रा? वाह, तुमने अभी दाखिला भी नहीं लिया। तुम नए छात्र भी नहीं हो, टीयर एक ट्रांसेंडेंट स्थिति भी नहीं मिली है। तुम्हारे पास बिजली नहीं तो कैसे बहाल करोगी? बाहर जाओ। जीयू की आंखों में बैंगनी चमक थी। उसने मरम्मत प्रमुख को देखा और कहा, मेरे पास बिजली नहीं हो सकती, पर जब तक मैं यहां हूं मेरे पास बिजली की बहुतायत है। तुरंत ही रखरखाव दल के चारों ओर बैंगनी बिजली के तत्व दिखे। रखरखाव प्रमुख ने चुपके से उन तत्वों की ओर हाथ बढ़ाया, मन ही मन बड़बड़ाते हुए, धत्तेरे की, ये बिजली के तत्व कहां से आए? छूते ही चिंगारी चमकी और वह दर्द से चिल्ला उठा। रखरखाव प्रमुख ने जीव को विद्युत तत्व खींचते देखा और सोचा, बिजली उस पर है, पर क्या उसे इसका एहसास नहीं? मैंने सुना था कि 95 अनोखे जीन वाले सुपर जीनियस के बारे में। क्या यह वही हो सकती है? उसने पास के कंसोल की ओर देखा और निराशा में गाली दी। धत्तेरे की, वह सच में बिजली बहाल कर गेट खोल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि प्रशिक्षण मैदान में किस तरह का राक्षस है, लेकिन यह खतरनाक है। मैं तो बस मेहनतकश हूं, मैं यहां मरने नहीं आया। निर्णय लेते ही उसने तुरंत जीव पर चिल्लाया, जो बिजली के तत्व छोड़ रही थी। रुको! रखरखाव प्रमुख ने उसे घूरा और सख्ती से मना किया। आपकी शक्ति अस्थिर है, यहाँ के उपकरणों को नुकसान हो सकता है। यह राज्य की संपत्ति है, हम इसे नहीं बिगाड़ने देंगे। जीयू ने कहा, क्या आप मुझे रोकेंगे? रखरखाव प्रमुख का चेहरा गंभीर हुआ और तुरंत आदेश दिया, कोई हमारे काम में रुकावट डालने और उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रखरखाव टीम, मेरे आदेश पर रुकावट को खत्म करें। पूरी टीम ने तुरंत अपनी बंदूकें उठाईं और जीयू की ओर निशाना साधा। उसकी तिरस्कारपूर्ण आवाज गूंज उठी, मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम जीनियस हो। मजदूरों ने दांत भींच ली और उसकी ओर घूरा। जैसे ही उसने धमकी दी, तुम अब भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत रखते हो? जीयू की ओर गुस्से में इशारा करते हुए चिल्लाया, एक कदम और सब। वह आदमी गुस्से में उबल पड़ा, उसका चेहरा अधीरता का मुखौटा बन गया। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस बीच परीक्षण क्षेत्र में शिंकून ने हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ड्रैग पर नीली रोशनी दागी। नीली रोशनी उसके बाएं हाथ से निकली, प्राणी की ओर झलकी, लेकिन वह आहत नहीं हुआ। किंग कुन चौंक गया। इस खाल के साथ यह भगवान की ज्वाला से भी नहीं डरता। अर्थ ड्रैग के लाल शरीर से काले दांत उसकी बाईं ओर बढ़े। चौंककर किंग कुन चिल्लाया, पीछे हटो। उसने अपनी चमकती बांह खींच ली। उसकी नजरें धरती ड्रैग के शरीर पर टिकी थीं। जैसे ही अर्थ ड्रैग ने सिर झुकाया, शिंकून ने फटाफट सोचा, ये काले दांत क्या हैं? उच्च आक्रमण और रक्षा साथ साथ। अगर ये मुझे काट ले तो मेरी कुछ आनुवंशिक शक्ति निगल सकता है और काटने से मेरी तीसरे चरण की विकास प्रक्रिया रुक जाएगी। उसे तेजी से आते देख उसने तुरंत जमीन से धक्का देकर पीछे हट गया। उसने मौका देखा, अब मुझे काले दांतों से बचना होगा। शिंकुन ने बायां हाथ उठाया जो अब राक्षसी रूप में था और चिल्लाया, टेंटिकल टेल। उसका हाथ लंबा होकर सांप की तरह धरती ड्रैग के शरीर को कसकर लपेटा। धरती ड्रैग ने अपनी ताकत से खुद को उठाया और शेंकून को हवा में ऊंचा ले गया, जमीन से दूर। यह देखकर उसने सोचा, मेरी टेंटिकल पूंछ इसकी खाल नहीं भेज सकती, पर पकड़ सकता हूं। फिर जोरदार गर्जना के साथ उसने खींचा। उसकी आंखों में लाल चमक आई और बायां हाथ नीली रोशनी से चमकने लगा। जब उसने प्रभु की ज्वाला का उपयोग कर खाल फाड़ने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ मांस काट सके, वह स्तब्ध था। चौड़ी आंखों से जड़वत खड़ा, अविश्वास में बड़बड़ाया, इतनी मोटी कवच। किंगकुन ने अर्थ ड्रैग पर पकड़ मजबूत की। उसके मन में सवाल थे, इसके शरीर पर काले दांत भी हैं, कैसे? जैसे ही लाल रोशनी चमकी, शेंकुन के हाथ की नीली चमक और घनी हो गई। उसने दांत भींचकर गरजते हुए कहा, मैं जोखिम लूंगा। अधिकतम शक्ति। शेंकुन ने अर्थ ड्रैग के शरीर का हिस्सा फाड़ा, मांस चलाया। फिर उसने चेहरा घाव पर दबाया और पागलों की तरह फाड़ने लगा। रखरखाव टीम के कप्तान ने गुआन को गंभीरता से देखा, सोचते हुए, ये इतिहास की सबसे उच्च जिन प्रतिभा वाली है। दूसरों के लिए वह बस एक युवा लड़की है जिसने कॉलेज शुरू किया है। ऐसा दृश्य उसे डरा सकता है, लेकिन अगर सच में नुकसान हुआ तो अकादमी मुझे नहीं छोड़ेगी। गोली चलाना मुमकिन नहीं। अचानक उसके शरीर में डर की लहर दौड़ी, जिससे वह कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि यह वही डर था जो पहले था। एक रखरखाव कर्मी जिसका चेहरा डर से पीला था, कंपन के स्रोत को घूर रहा था। उसका हाथ कांपते हुए ट्रिगर दबा रहा था। यह देखकर कप्तान ने मन में गाली दी, बकवास। नेता की गोली चली और बाकी बंदूकें भी चल पड़ीं। गोलियों को गुआन की ओर बढ़ते देख रखरखाव कप्तान अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। गार्ड इतने डरे हुए थे कि गोली चला दी। ये कमजोर इरादों वाले मूर्ख, ये खत्म, मुझे दोषी ठहराया जाएगा। अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब देखा कि गोलियां मुड़कर बगल में दरवाजे पर जा लगीं। उसने सोचा, कितनी अविश्वसनीय किस्मत है कि वे चूक गए। कप्तान ने गुवोन की ओर देखा, जो सुरक्षित खड़ा था, और खुद से सवाल किया, इतने लोग गोली चला रहे थे, फिर भी हर गोली चूक गई। यह अविश्वसनीय भाग्य है, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है?